इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एमपीएस 004 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे सिलेबस से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और एक एक करके आपको समझा दूंगा। तो पहले ही हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स एवोल्यूशन। सबसे पहले हर बार की तरह हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपकी तुलना अगर किसी और से कर दी जाए तो बहुत बुरा लग जाता है, नहीं मेरी तुलना क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन अगर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम सोसाइटी की तुलना किसी और सोसाइटी, मान लो कि इंडियन सोसाइटी को हम अमेरिकन सोसाइटी से कंपेयर करें एक तरीके से, भाई देखो वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, भाई हम कहेंगे हम कितने पिछड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत, हम चाइना को देखते हैं कि हमारे टाइम यानी कि 1949 में वो आज़ाद हुआ, फिर भी इकोनॉमिक पावर आज वो बना। वो बात अलग है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, बट वही कि इकोनॉमिक पावर बना, वहाँ पे आज लोगों को एक आर्थिक तरीके से मजबूती प्रदान है। तो क्या हम उससे वो चीज़ नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। तो भारत, हम किसी और की तुलना इस वे में करें कि हम उस कंट्री से ऐसा क्या सीख सकते हैं जो हमारे देश को और आगे लेकर जाए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम भी हमने ऐसे ही काफ़ी सारे कंपैरेटिव यानी कि कह सकते हो कि तुलनाएं करी कि हम कौन से कंट्री से क्या क्या ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से ले लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रसिया से ले लिया, फिर हमें जर्मनी, फ्रेंच, काफ़ी बेल्जियम, काफ़ी सारे कंट्रीज हमने कुछ ना कुछ लिया, फिर हमने अपना संविधान बनाया। आपको सबसे पहले समझना होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, वर्ड जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके बारे में स्टडी करता है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब देश के अंदर की राजनीति यानी घरेलू राजनीति। तो तुलनात्मक जो अध्ययन है इसका मतलब ये होता है कि देश के अंदर की जो पॉलिटिक्स है सबसे पहले उसकी स्टडी करना। क्या क्या आपके देश के अंदर इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर आपकी जो हो गए, एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, देश काम कैसे करता है, कैसे करता था, इन सब की तुलना करना। पहले तो ये बता रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से हैं, कैसे वो चुनाव लड़ते हैं, आखिर आपके देश के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको और बेहतर बनाता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं की तुलना करना अपने देश के अंदर ही, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे क्या है, फिर स्टेट लेवल पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट में क्या है, हमारे देश के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरे देश के अंदर नहीं है, दूसरे देशों की संस्थाओं से अपने संस्थाओं की तुलना करना। हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री हम, तो ब्रिटेन क्या है, एक मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे। तो मोनार्की यानी कि राजतंत्र में क्या होता है और भारत जैसे गणतंत्र देश के अंदर सिस्टम कैसा होता है, तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी हेड होता है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री रूल है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेट का हेड राष्ट्रपति होता है और गवर्नमेंट का हेड प्रधानमंत्री होता है। तो यही हम कंपेयर करके एक एक चीज़ों को समझते हैं तो टॉपिक ईजिली चीज़ समझ में भी आता है और कंपेयर करने का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे अच्छे शासन के बारे में हमें पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कंट्रीज़। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं है, हम जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हम उनका भी स्टडी करते हैं। आज भारत देख लो या हम चाइना देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो हमारे आस पड़ोस वाले हो गए। हम अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं, इधर स्पेन में देख लो, स्पेन का जो सिविल वॉर हुआ, ऐसे काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स के लिए भी जो वॉर हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे संघर्ष हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कंट्री टू कंट्री, जो हम स्टडी करके ये समझते हैं कि सीरिया ने इराक पे या अमेरिका ने इराक पे अटैक, ऐसे कौन सी अटैक करके, ऐसे कौन से कॉन्फ्लिक्ट किए जिससे कि आज के टाइम में लोग सीख सकते हैं। आज अफगानिस्तान के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, उसकी आज ये हल करने के पीछे। रसिया भी कोई कम नहीं दोस्तों, यूएसएसआर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या क्या बताता है हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि घरेलू राजनीति के बारे में अध्ययन करना, देश के अंदर की राजनीति में क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि लोग किस तरीके से आज डिमांड कर रहे हैं और ये क्या जो मांग कर रहे हैं ये क्या पहले चली आ रही है। देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, उनकी स्टडी करना, प्लस देश की हालातों का, हमारे इंडियन आर्मीज़ है वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम की क्या हमारी कंडीशन थी। तो एक तुलनात्मक तरीके से, एक कंपैरेटिवली हम चीज़ों को देखते हैं तो हम ये चीज़ अनुभव कर पाते हैं कि आज हमारा देश कैसा है और 1947 के टाइम कैसा था। एक आपको एग्जांपल और देता हूँ मैं। आज क्या है, जब आपको पता है जैसे कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हुआ
तो हम सब ये तुलना करने लग गए कि भाई इंडिया के अंदर कितने केसेस हैं, और उसी टाइम और भी किसी और, जैसे इटली के अंदर बहुत सारे केसेस स्टार्टिंग में बहुत इंक्रीज़ हुए, जर्मनी, तो केसेस काफ़ी कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, वहाँ पे कितने लोगों की जॉब्स जा रही है। तो ये सभी तुलना करने लग गए हम, और इसी से स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक की तुलना करना स्टार्ट होना कि भाई वहाँ की इकोनॉमिक चौपट हो गई, वहाँ पे लोग जॉबलेस हो गए, यहाँ पे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही है। और यही तुलना लोगों के अंदर एक डर पैदा करती है कभी कभार, जब जॉबलेस जैसी बात होती है, सिविल वोट जैसी बात होती है। तो ये तुलना कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये हमने देखा था। लेकिन आज हम देखें तो एक कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है, एक कंट्री काफ़ी डेवलपिंग है, काफ़ी गरीब है, अफ्रीकन हो गए, एशियन हो गए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, और एक वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, कनाडा, मैक्सिको हो गया। तो ये सारे कंट्री क्या नहीं कुछ है भाई, दम लगता है ऐसे ही। तो इस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है हमारे विश्व के अंदर, इस पूरे ग्लोब को देखो, आप पूरे मैप को देखो, वर्ल्ड का मैप है ये, इस पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर जो भी घटना घट रही है, चाहे इंडिया में, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी इवेंट्स हो रही है, उन इवेंट्स को स्टडी करना, वो भी सिस्टमेटिक वे में। कैसे सिस्टमेटिक वे में? 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया, 1945 से ही क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ, 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन चलने लग गया। तो अब तक 1945 से लेकर अभी तक बता रहा हूँ मैं, रिसेंटली अभी जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, और जब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इतना नहीं था तो उस टाइम सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या इम्पैक्ट था। तो जो भी वर्ल्ड के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी का सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, दैट इज़ नोन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप इसको यूँ समझिए, विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे? सिस्टमैटिक एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, सिंपल। आपको अपने कोटेशन के साथ स्टार्ट करना है, अपने इंट्रोडक्शन में आंसर। तो कोटेशन से आंसर स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले थिंकर्स के स्टेटमेंट को डालना होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोटेशन स्टार्ट करते हैं हम महलर के अनुसार कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि तुलना तो हम आम बोलचाल में भी करते हैं, हम लोगों की भी कर दिया करते हैं, हम सरकार की भी करते हैं कि मोदी जी से पहले किस सरकार की क्या फैसिलिटी हुआ करती थी, उनकी पॉलिसीज ऐसी क्या थी जो लोगों को पसंद आई या ना पसंद आई। चलिए टॉपिक पे आते हैं और स्टेटमेंट को समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति में, क्लियर है यहाँ पे, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। स्टेटमेंट को आपको एक एक लाइन एच इट इज सेम एग्जाम में लिखना होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी सबसे बड़ी कमी यही होती है। क्लियर है? तो इसलिए एक एक वर्ड को समझना है आपको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इनके महलर के अनुसार कि जो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल इशूज, यानी कि इसमें जो इशूज वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, यानी राजनीतिक प्रकरणों को इसमें शामिल किया जाता है, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया जाता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो एक देश की लेजिस्लेचर, हमारे देश के अंदर जो संसद है, उनका स्टडी करना, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनका वो काम क्या करती है, स्पेशली ये चीज़ पता लगाना, इन चीज़ों को अध्ययन करना। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, राजनीतिक समूह हो गए, एंड प्रेशर ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल बिहेवियर होगी, पॉलिटिकल पार्टीज प्लस लोगों का मतदान। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड है वही है राजनीतिक तुलना, यानी कि तुलनात्मक राजनीति। आप इसको यूँ समझिए, तुलनात्मक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि तुलना करना। अब जब मैं तुलना करने बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ एक इंसान की दूसरे इंसान से भी तुलना कर दोगे, लेकिन जब तुलना के बाद राजनीतिक यानी कंपैरेटिव के बाद जब पॉलिटिक्स वर्ड जुड़ गया है, तो आप किसी एक इंसान की तुलना दूसरे से करोगे तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ वही पार्ट्स आएंगे या वही इश्यूज आएंगे जो कि एक स्टेट या स्टेट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होंगे, या एक स्टेट के किसी और स्टेट के साथ रिलेशंस होंगे, यही सभी आएंगे। जैसे कि भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा या अलग अलग सरकार के द्वारा क्या किया गया, पहला चीज़ ये, भारत सरकार की किसी और देश के साथ कैसे रिलेशन है, ये हो गया। एंड भारत ने अपनी जीडीपी को कैसे ग्रोथ किया, उस देश ने कैसे किया, यानी कि स्टेट से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। एंड जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सभी आइडियोलॉजी जो है, इन सभी को बीच में
कंपैरेटिव भी हम तो करते हैं, जैसे कि उदारवाद यानी जो लिबरलिज्म है ये कहता है कि स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए, एंड मार्क्सिज्म ये कहता है कि सब कुछ स्टेट को ही करना चाहिए। मिनिमम वर्क क्यों करेगी भाई, सब कुछ स्टेट करेगी जिससे कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ना है। तो देख आप खुद देखिए कि लिबरलिज्म की अलग थॉट है, अलग आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म अलग है, तो इन दोनों की बीच तुलना करके ही तो हम ये पहचान सकते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। जैसे कि हम ये देखेंगे तो आज तो पूरी दुनिया में लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म की बातें कहीं ना कहीं ठीक लगती है सुनने में तो, लेकिन ये आज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। इसलिए हम दोनों आइडियोलॉजी के बीच में तुलना करके ये समझ सकते हैं कि कौन बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर। एंड अभी सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको देखते हैं, जब इसको पढ़ रहे होते हैं टॉपिक के अंदर, तो हमें लगता है कि कहीं हम एग्जाम का टाइम ना भूल जाइए। भूलोगे नहीं, एक और लिख के प्रैक्टिस कर लेना आप इसको, ठीक है, तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं। तो 3 चीज़ आपको मैंने बता दिया है महलर के अनुसार। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री रूल है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल है, तो हम ये तुलना कर सकते हैं कि भारत के जो शासन है वो अमेरिका से कैसे अलग है। क्लियर है यहाँ पे, तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर संघवाद फेडरलिज्म सिस्टम है, जिसको हम सुविधा के लिए फेडरलिज्म कह देते हैं, बट भारत की यूनियन है स्टेट ऑफ यूनियन, इंडिया डेट इज भारत सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना हुआ है। तो भारत का जो संघवाद की व्यवस्था है ये हमने कनाडा से ली है। कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर है। तो इंडिया और कनाडा के जो संघवाद, जो फेडरेशन का सिस्टम है वो अलग अलग है। तो यही चीज़ हम तुलना करके समझते हैं कि भाई क्या अलग है। अगर हम इंडिया की ही तुलना हम चीन से करने लग जाए हैं, तो तुलना क्या सही साबित होगी? नहीं साबित होगी, क्योंकि चाइना के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं हम, तो जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है नहीं। ये चमगादड़ खाने वाले फादर ऑफ कोरोना चाइना, ये किस हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पे जब हम भारत से तुलना करेंगे तो डेमोक्रेसी पाया जाएगा? भाई 1999 के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, बुलडोजर से चढ़ा के मार दिया था इन्होंने। तो तुलना इसलिए भी जरूरी हो जाती है जो हमें देश के शासन व्यवस्था के बारे में सही से जानकारी दे पाती है, कमियां बता पाती है कि चाइना, अच्छा ये चाइना के अंदर है, ये तो सबसे खराब है भाई, ये पसंद नहीं है हमें, और ये हमारी स्टेट हमारे देश के अकॉर्डिंग तो है ये नहीं है भाई, है नहीं भाई। फिर विरोध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है एडवर्ड और फ्रीमैन के अनुसार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। देखिए दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये होता है, एडवर्ड और फ्रीमैन का कहना है ये, कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? वही जो लेजिस्लेचर है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए। क्लियर यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि सरकार के विविध प्रकार, ये भी तो कहा है, इनका भी तो अध्ययन करना। अब सरकार के विविध प्रकार क्या है, ये अभी मैंने बताया ना आपको पीछे में यहाँ पे है कि कनाडा के अंदर गवर्नमेंट कैसी है, यहाँ पे फेडरेशन है। अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। भारत के अंदर गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है? पार्लियामेंट्री संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, यह है तानाशाही शासन व्यवस्था। तो सबका अलग अलग है ना। दुनिया के अंदर कोई देश लोकतंत्र है और कोई अलोकतंत्र है। लोकतंत्र को छोड़ के जो भी बच गए वो लोकतंत्र में आ गए। अब चाहे तानाशाही हो गए, तानाशाही के बाद नौकरशाही कह लो आप, जहाँ पे अफसरशाही ज़्यादा हो, जहाँ पे अफसर, सरकारी अफसर बहुत करप्शन करते हैं, प्लस जहाँ पे आप सेना का शासन, पाकिस्तान देख लो आप, तो अलग अलग शासन हो सकते हैं, बट लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन माना जाता है। तो ये कहना है एडवर्ड एंड फ्रीमैन का। नेक्स्ट क्या है? राइसिफ मैक्रेडिस के अनुसार इनका क्या कहना है कि हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस पापा जी है। किसके पापा हैं? हेरोडोटस को हिस्ट्री के पिता कहा जाता है, इतिहास के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है अरस्तु, अरस्तु कौन है? अरस्तु भी पापा जी हैं। और ये किसके पापा हैं? यह है पॉलिटिकल साइंस के पापा जी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है दोस्त अरिस्टोटल। अरिस्टो को इसने बुक लिखी थी अपनी पॉलिटिक्स, उसके अंदर इसने अपनी पूरी आइडियोलॉजी, पूरी अपनी इसने विचार, थॉट व्यक्त किए हैं। क्लियर है। तो ये क्या कहते हैं कि हेरोडोटस और अरस्तु के ही समय से राजनीतिक मूल्यों, पॉलिटिकल वैल्यूज, विश्वासों यानी बिलीव्स, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं, सरकार, गवर्नमेंट, राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग जीवंत रही है। डैट मीन्स इनका ये कहना है कि अरस्तु के ही टाइम से, सोचो जब पॉलिटिक्स वर्ड, डेमोक्रेसी वर्ड्स आ ही रहे थे, उसी टाइम डेमोक्रेसी का राइज हो रहा था। उस टाइम दोस्त पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन सभी चीज़ों के अंदर विभिन्नता, विभिन्नता मतलब डाइवर्सिटीज देखने को मिलती थी, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्म्स हुआ करते थे। तो उसी टाइम से तुलना की जा रही है।
जहाँ पे भी डाइवर्सिटीज़ होगी वहाँ पे तुलना 100% होनी ही होनी है। क्लियर यहाँ पे। और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास किए जाते थे, क्योंकि जहाँ पे डाइवर्सिटी है, और देखते थे भाई कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो सिमिलर है हमारे देश या हमारे इस कस्बे से, और यहीं से निकलते निकलते आगे चल के एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वर्ड, ये तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आया एज ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब्जेक्ट बना, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। फिर जाके ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर और इंडिया जैसे देशों के अंदर आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लग गया। लेकिन कंपेयर करना तो अरस्तू के टाइम से ही चला आ रहा है, और इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। पहले आप ये समझ लें, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो तुलना जो है वो हेरोडोटस अरस्तू के टाइम से ही चला आ रहा है, क्योंकि उस टाइम भी जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन होते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। तो उन अलग अलग संस्थाओं में छानबीन करके क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या सिमिलरिटीज़ नहीं है, ये पहचाना जाता था। ठीक है, तो यानी कह सकते हो कि तुलना तो उस टाइम से की जाती थी। ये कौन कह रहा है? ये मैकरेडी साहब कह रहे हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, सबसे मेन पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जैसे कि मैकरेडी साहब ने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग, यानी कि कंपेयर करने की स्टार्टिंग तो अरिस्टोटल जी के टाइम से ही चला आ रहा है। तो हम भी टॉपिक की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, यानी कि इसका विकास सही मायनों में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं अरस्तु का योगदान, एरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इतने ज्ञानी हुए अपने उस टाइम के, जिन्होंने अपने टाइम पे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा शासन कौन सा है? क्या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है? इन्होंने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहा और सबसे खराब घटिया शासन कहा। अरिस्टोटल, जिसको आज दुनिया सबसे अच्छे शासन कह रही है ना, इन्होंने घटिया शासन कहा। उसके बाद इन्होंने बताया क्या मोनार्की, राजतंत्र सबसे अच्छा शासन है जहाँ पे सिर्फ एक जना शासन करता है? क्या एरिस्टोक्रेसी, क्या कुलीन तंत्र जहाँ पे कुछ अमीर लोग पूरे देश को संभालते हैं? तो इन तीनों में सबसे अच्छा शासन कौन सा है? यही स्टडी करते करते भाई इन्होंने अपने टाइम के लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने स्टडी किया, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिर में सबसे अच्छा शासन है कौन सा। मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, या एरिस्टोक्रेसी है, क्या है मेरे भाई सबसे अच्छा शासन? ये पता करने के लिए इन्होंने तो दुनिया भर के लगभग 158 संविधानों का इन्होंने स्टडी कर लिया। इन्होंने ये कह दिया कि अब जो भी हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो साइंटिफिकली प्लस सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे, तभी पॉलिटिकल साइंस को, जब से पॉलिटिकल साइंस वर्ड में थोड़ा सा फोकस किया गया एरिस्टोटल के ही द्वारा। आज दोस्त जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आज एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अरस्तु का योगदान यहाँ पे ये रहा कि इन्होंने अपने टाइम पे सबसे अच्छा शासन कौन सा है, सिर्फ ये पता करने के लिए दुनिया भर के लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने स्टडी कर लिया, सिर्फ ये पता करने के लिए। इसलिए दोस्त इनको पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो स्टेट यानी कि एक राज्य कैसे अब चले, सबसे अच्छा शासन कौन सा हो, तो पहला पॉइंट तो यही है भाई। यहीं से कह सकते हैं कि वास्तविक तरीके से तुलना स्टार्ट हुई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही फादर कहा जाता है इनको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति का भी पिता कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का भी प्लस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी। एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो है मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू और मार्कस। इन तीनों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इन्होंने अरिस्टोटल के बाद इसको, और ये जो तुलना का जो साधन है, तुलना करने का जो तरीका है, इसको और आगे बढ़ाया। जैसे कि मैकियावेली की बात करता हूँ मैं, इनकी एक बुक है द प्रिंस, और इस बुक के अंदर मैकियावेली ने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि राज्य जो देवीय संस्था के रूप में जो माना जाता था, क्योंकि हुआ क्या करता था जिस मैकियावेली के पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता था कि राज्य एक देवीय संस्था यानी कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्टेट को लोगों ने नहीं बनाया, इसको भगवान ने बनाया है, और स्टेट को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट की बात सभी को फॉलो करनी होगी, स्टेट के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। और ये चीज़ एज ए डिवाइन थ्योरी के रूप में बहुत पॉपुलर थी। आने वाले टाइम में जब पुनर्जागरण काल आया, यानी कि बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रूप से एंटाइटलमेंट आया, जब रिनेंसा आया, उस टाइम से ही लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों भाई? स्टेट को भगवान ने नहीं बल्कि लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है,
कि भाई हम अपनी पावर्स को इस बंदे को सौंप देते हैं जो कि स्टेट कहलाएगा, और ये हम पे शासन करेगा, और ये हमें डिफेंस देगा, और ये हमें उन लोगों से प्रोटेक्ट करेगा जो हमें मार देना चाहते हैं। यहीं से स्टेट बनता। तो स्टेट कोई भगवान ने, कोई देवता ने नहीं बनाया, स्टेट को इंसानों ने बनाया है। और ये चीज़ मैकियावेली के द्वारा अलग अलग तरीके से कंपेयर करके बताया गया अपनी बुक के अंदर। मैकियावेली की बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। क्लियर है यहाँ पे। और इस बुक के अंदर ये बताया गया कि राजनीति का व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन क्यों जरूरी है। सिस्टमैटिक और यानी कि जो हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, आखिर उसका इंपॉर्टेंस क्यों है इतना। पहले तो उन्होंने ये बताया अपनी बुक के अंदर, प्लस ये भी बताया कि एक देश का एक अच्छा शासन कैसा है या बुरा शासन कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा। एक राजा को कैसा होना चाहिए। इन्होंने दोस्त जो कही थी मैकियावेली, यार बड़ा मस्त बंदा है यार। जैसे कि एक राजा इन्होंने जो बताई कि राजा को कोई भी, जैसे कि फांसी का ऑर्डर होता है या फांसी किसी को सज़ा भी देनी है, तो राजा ना सज़ा सुनाए, वो किसी और को बोल दे, उसके द्वारा कहलाया जाए। या कोई भी गलत काम या कुछ भी ऐसा करना है तो राजा ना करे, किसी और से करवा ले, ताकि जनता की नज़र में वो सही बना रहे। क्योंकि जब तक वो सही बना रहेगा, जनता कभी विद्रोह नहीं करेगी उसके खिलाफ में। मैकियावेली की सोच बड़ी तगड़ी थी यार। राजा को पूरा मतलब सर्वोच्च बनाना चाहता था ये, स्टेट से ऊपर कोई नहीं है, स्टेट को दर्जा ऊपर रखना चाहता था ये। क्लियर है यहाँ पे। धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैकियावेली ने रिलीजन और पॉलिटिक्स इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहले क्या था कि चर्च का बोलबाला स्टेट पे हुआ करता था, तो चर्च कहती थी वही स्टेट करता था। इसके बाद जब मैकियावेली आया, थ्योरी दे दी इसने सेपरेशन। मॉन्टेस्क्यू आया, सेपरेशन की थ्योरी दे दी, नहीं भाई अलग अलग करो इनको, एक नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। तो यहीं से तुलना स्टार्ट हुई एक अच्छे शासन और बुरे शासन के बीच में। मैकियावेली भूल मत जाना भाई। चलिए मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि आज जो अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका 1776 में जब अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई को, और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस टाइम पे अमेरिका ने एक सिस्टम किया अपने संविधान के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। यानी कि जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है वहाँ की, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एंड दूसरा जो वहाँ की जुडिशरी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की, प्लस तीसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। इन तीनों के बीच में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों अपनी अपने सेक्टर में पूरे सेपरेट है, कोई भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही दिया गया, जिसको सबसे पहले यूएसए ने अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। और यहीं से दुनिया भर के देशों के अंदर, जैसे कि भारत के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे देश में भी तीनों अब अलग अलग सेपरेट है, यहीं से तो निकल कर आया भाई वो। ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है, और इस बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्लियर यहाँ पे। और इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से आर्ट, एक कला होनी चाहिए संविधान को बनाने के लिए, सरकार को कैसे निर्माण किया जा सकता है, प्लस सरकार बेहतर कैसे काम कर सकती है, एंड शासकों यानी कि राजा जो है, एक जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है या कोई किंग है एक कंट्री का, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए एक राजा को अपनी प्रजा के साथ, एंड सरकारों का उदय कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट, इसका एवोल्यूशन कैसा हुआ है, राइज ऑफ गवर्नमेंट, इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। और सबसे अच्छा सुपीरियर है, सबसे अच्छा सुपीरियर गवर्नमेंट कौन है, ये सभी बातों को इसने अपनी बुक में बताया है। और इन्हीं चीज़ों की तुलना आज के टाइम से पहले के टाइम से इन्होंने करके ये साबित करके दिखाया कि सबसे अच्छा शासन कैसा है, कौन सा है। यानी कि ये कह सकते हो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा अपनी बुक के अंदर जब इन सभी चीज़ों की बात की गई, तो एज ए कंपैरेटिवली इन्होंने इस चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया है, और एक कह सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इन्होंने कंटिन्यूटी दिखाया और इसको आगे और बढ़ाया। जैसे कि अरिस्टोटल के बाद मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ये सब करते आ रहे हैं। ठीक है। एंड इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासवाद का युग। किसका युग? इतिहासवाद, थर्ड पॉइंट। यानी कि कंपैरेटिव के अंदर इतिहासवाद युग एक आइडियोलॉजी ऐसी है जो हमें ये बताता है कि सिर्फ इन थिंकर्स के द्वारा ही इसका विकास नहीं हुआ है। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर इंसानों का भी कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, धीरे धीरे करके, अचानक से दोस्त हो तो जाता ही नहीं है। सोसाइटी के अंदर मानव समाज का विकास किस तरीके से होता है, ये भी चीज़ तुलना करके हम समझते हैं। तो मानव इतिहास को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, जो कि इतिहास व एरा ऑफ
हिस्टोग्राफी कहा जाता है इसको। क्या कि धीरे धीरे करके इंसान का विकास हुआ है। तो इंसान आज के तुलना में जब वो होमोसेपियंस कहलाया करता था तो उस टाइम का इंसान कैसा था और अभी इंसान का स्ट्रक्चर, इंसान का रूप स्वरूप, उसका व्यवहार कैसा है, ये बताता है इतिहासवाद। तो कहीं ना कहीं ये भी तुलना करता है भाई। तो कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट के अंदर एरो हिस्टोग्राफी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाने में, ह्यूमन सोसाइटी को समझाने में। क्लियर है यहाँ पे? मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट, क्लियर है, एंड सेट ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेफेस, ये 2 बुक है मैकाइवर की बुक द मॉडर्न स्टेट, याद रखना, जो कि 1926 में आई थी। अब इनके द्वारा जो ये पब्लिश वगैरह जो बुक होती है, उनके डेट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए जब ये पब्लिश वगैरह हो जाती है सही से मार्केट के अंदर। तो इस बुक के अंदर बताया गया मैकाइवर के द्वारा कि एक स्टेट का राइज कैसे हुआ है। क्योंकि इंसान जब धरती में आए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्टेट बाउंड्रीज, गवर्नमेंट एंड इलेक्शन, ये सब तो उनको पता था नहीं मेरे भाई। तो यहीं से स्टेट का कैसे राइज हुआ ये बताया गया मैकाइवर के द्वारा। इसके बाद जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आगे कंटिन्यू किया उनमें नाम आता है हेनरी मेन का, एडवर्ड जेम्स का, सीले का, रूसो का, ब्राइस का, फेडरिक आदि। इट इज बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, बट इतने मेन थिंकर जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है आखिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद प्लेटो का, मोस्का का, मिथेल्स का और मैक्स वेबर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इनकी किस्मत ये फूटी थी कि इस टाइम कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होते चली गई। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था। जैसा ही ये ख़त्म हुआ है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया दुनिया युद्ध में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फिर कोल्ड वार 1991 तक चलता है कोल्ड वार। दुनिया के अंदर जैसे जब 1945 से लेकर आप खुद देखिए भाई 50 तक नए नए देशों का उदय हो रहा था और लगभग इस टाइम तक दुनिया में 100 देश आज़ाद हो गए थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नए नए देशों का आज़ाद होना और एक नई आइडियोलॉजी समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म का जन्म लेना, इन्होंने क्या किया भाई, इन ऐसे इवेंट्स ने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसकी इम्पोर्टेंस को घटा दिया और दुनिया भर के अंदर वॉर पे, वेपन्स पे, डिसआर्मामेंट की बात अब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक देश अपने आइडियोलॉजी को फैलाना चाहता था। जैसे कि यूएस से कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर है कम्युनिज्म को, मार्क्सवाद को फैलाना चाहता था। तो यहीं से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे थोड़ा बुरा वक्त आ गया। लेकिन आगे चल के आने वाले टाइम में अब ये हुआ कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अपना स्वरूप, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम में एरिस्टोटल के टाइम से अब तक क्या हुआ आता था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार की संस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, बस जिसका संबंध सरकार से है या जिस पे सरकार का कंट्रोल है, सिर्फ उसी का ही स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ मॉडर्न टाइम के अंदर, जैसे जैसे ये तीनों घटनाएं मैंने आपको बताया, इन तीनों घटनाओं के बाद पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब लोगों का बिहेवियर भी स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एक इंसान की दूसरे इंसान से तुलना कर दो, सर फोड़ देगा आपका। और खासकर लड़कियों का मत बोल देना भाई नहीं यार आज वो बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी मस्त लग रही थी यार, वो आज मारेगी ना इतना कि बहुत मारेगी। प्लस आज क्या है कि किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई कपल्स हो तो उनको पता होगा, आप अपने पार्टनर के सामने बोल किसी और लड़के की या कोई और लड़के की तारीफ नहीं कर सकते भाई, जल जाती है। चलिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। एंड गैर राजकीय संस्थाओं यानी कि जो नॉन स्टेट या नॉन पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनका भी स्टडी बढ़ गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोसाइटी का, वो हर क्लास, वो हर वर्ग जो सोसाइटी में सर्वाइव कर रहा है, अब वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है। तो आज सोसाइटी के अंदर चाहे रिलीजन, रेसिज्म जो हो गया एंड फेमिनिज्म, काफ़ी सारे कंसेप्ट आ गए जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया। और अब सिर्फ स्टेट को ही स्टडी नहीं किया जाता कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, लोगों का भी स्टडी किया जाता है, अलग अलग चीज़ों का भी स्टडी किया जाता है। हर वो चीज़ जो एक देश के अंदर बड़ी क्रांति ला सकती है, उन सभी चीज़ों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसी तरीके से आज एक दो अप्रोचेस बन गए हैं। पहला अप्रोच जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं
अभी जो मैंने आपको भी पढ़ाया वो है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि परंपरागत प्राचीन तरीके से चला आ रहा है। सिर्फ सरकार का अध्ययन करना, सरकार के बारे में या सरकारी संस्थाओं के बारे में या स्टेट के बारे में, क्लियर है। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या हो गया, अब संस्थाओं को नहीं, देश के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चर एंड वहाँ के जीडीपी, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ, अब सभी सेक्टर की तुलना की जाती है, ना कि पहले की तरह सिर्फ स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशन की तुलना की जाती है। क्लियर, यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति का महत्व आज के समय में भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि तुलना करना आज इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, हेल्थ में, डिफेंस में, एजुकेशन में, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर सबसे बड़ी बात है, तो जिस तरीके से आज हम जितनी तेज़ी से हम विकसित देशों से बहुत चीज़ तो सीख सकते हैं जो वो हमसे वो पहले कर चुके हैं। क्योंकि आज हम जब ये कहते हैं कि देखो चाइना चाहे कितना भी बुरा हो हमारे लिए, लेकिन जो उसकी इकोनॉमिक सिस्टम है हम उससे ज़रूर सीख सकते हैं कि कितनी तरीके से उसने अपनी चीज़ों को उसने यूज़ किया, प्लस बहुत तेज़ी से विकास किया उसने। आज इन्हीं की वजह से चाइना को भी आज डेवलप कंट्री के अंदर गिना जाता है। आप खुद देखिए भाई यार, तो भारत को क्यों नहीं गिना जा सकता? आज भारत भी कम नहीं है, आज दुनिया भर के अंदर भारत आज 6वें नंबर पे आता है, यानी कि टॉप 10 के अंदर भारत की इकोनॉमी 6 नंबर पे आती है, जो कि ब्रिटेन को बस पीछे छोड़ने वाली है, फ्रांस को पीछे छोड़ चुकी है। तो भारत किसी से कम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। 7 नंबर फ्रांस आ गया, पहले भारत था 7वें नंबर पे, अब भारत 6 नंबर पे आ गया है, 5th पे भी ब्रिटेन चल रहा है। पहले लपेट देंगे सबको, टेंशन मत लीजिए, भारत बहुत तरक्की कर रहा है। जिस भी देश को तरक्की करवाना है उस देश की जो यूथ है उसको स्किल दे दो, उसको कमाने का जरिया उसको मत बताओ, वो उसको स्किल दे दो, जरिया वो खुद ढूंढ लेगा। उसको पता है कि मैं अपनी स्किल को कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। भारत के अंदर आज भी चाहे किसी भी, चाहे गरीब पॉवर्टी को लेकर देख लो, चाहे सिविल वॉर या किसी भी अधिक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता रहता है, और डाइवर्सिटी कंट्री है, वो जाहिर सी बात है, जो अप डाउन्स आते रहते हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं, बट हमें तुलना करके उन चीज़ों को अडोप्ट करना चाहिए जो हमारे देश और हमारे देश के लोगों के लिए जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत एवं इसके वैचारिक संकल्पनात्मक ढांचे का परीक्षण कीजिए। यानी कि एग्जामिन डेविड स्टन सिस्टम थ्योरी एंड इट्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपको इसमें यह बताना है कि डेविड स्टन के द्वारा जो सिस्टम थ्योरी दिया गया है वो क्या है। इसी के और में आपसे पूछा जा सकता है, डेविड स्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्व की आलोचना कीजिए। तो आपको सिंपल आपको समझाना है इसके अंदर कि डेविड स्टन कौन है और इसने सिस्टम थ्योरी का सिद्धांत दिया है तो इसका मतलब क्या होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट नोट में समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आलमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में समझाने वाला हूँ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों इस आंसर में कवर हो जाएगा। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम का मतलब क्या होता है। ये अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है क्योंकि इस अप्रोच को निवेश निर्गत मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसके अलग अलग नाम है। इस अप्रोच को आपको ध्यान से समझना है और आपको अपने भेजे में डाल लेना है ताकि कभी भूलो ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम क्यों कहा जाता है। दुनिया भर के जितने भी लोग रहते हैं वो किसी न किसी सिस्टम के अंडर में रह रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी भी एक सिस्टम के तहत काम कर रही होती है, ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, फैन, लाइट्स, एसी, कूलर, जितनी चीजें भी चल रहे हैं ये किसी न किसी सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं। इनके अंदर इनके इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे कि मान लो एक मोबाइल फोन है, आप इस मोबाइल फोन को देखो, इसका भी अपना एक सिस्टम होता है। आप इस मोबाइल फोन को खोल कर देखो, इसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर जिसको कहा जाता है, ये इनको मिलाकर ये पूरा मोबाइल फोन बनता है। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो हमारी पूरी बॉडी है, बट हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं इन सभी को मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, अगर इनको ही काट दिया जाए, हमारे दिमाग को ही काट दिया जाए, तो हमारे इस बॉडी का क्या एग्जिस्टेंस रह जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारे अपनी पूरी बॉडी को चलाना है, हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करना है। तो सेम इसी तरीके से सोसाइटी में एक नहीं अनेक सिस्टम होते हैं, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम, सांस्कृतिक व्यवस्था यानी कि कल्चरल सिस्टम, और इन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है राजनीतिक व्यवस्था। जैसे कि एक इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो वो इंसान जिंदा रहकर भी मर मर के जी रहा होता है,
सेम इसी तरीके से सोसाइटी में इन सभी व्यवस्थाओं में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यवस्था है वो है राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्यों अलग है इन सभी से अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम सभी एक सिस्टम में रह रहे होते, उसी का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। हम राज्य के अंदर रहते हैं, इसको राजनीति कहा जाता है, और एक व्यवस्था हमें रेगुलेट कर रही होती है, इसी को राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। अब सरकार है जो देश को चलाती है, यही पॉलिटिकल सिस्टम है, और सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, यानी कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम के तहत रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सभी सिस्टम को मिलाकर बना हुआ है। हम किसी ना किसी स्टेट में रह रहे होते हैं, एक इंसान के अपने रिलीजन होता है, एक इंसान का अपना सोशल स्टेटस होता है, उसका कोई काम धंधा होता है, उसका अपना ही धर्म, रिलीजन एंड लैंग्वेज होता है, यानी किसी सिस्टम के तहत वो रह रहा होता है। और इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है वह है पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग सिस्टम को मिलाकर बना होता है, और इसी पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन के द्वारा ये जो सिस्टम थ्योरी लाया गया, ये पॉलिटिकल साइंस में पहले नहीं था। ये जो सिस्टम अप्रोच है ये सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, ये बायोलॉजी के अंदर लाया गया था बॉडी पार्ट्स को पढ़ने के लिए। इन साहब ने क्या किया, जिनका नाम डेविड ईस्टन है, इन्होंने 1953 के अंदर एक बुक लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम, और इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। पहला आता है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, और दूसरा आता है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि 1965 में आई। इस बुक के अंदर डेविड ईस्टन के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच यानी कि राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण दिया गया, जिसको निवेश निर्गत मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाम सेम है। अब हम ये समझते हैं कि प्रणाली या व्यवस्था उपागम, जिसको सिस्टम अप्रोच कहा जाता है, या राजनीतिक व्यवस्था उपागम क्या है, जो कि डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग बताया गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, बट ये बहुत आसान है, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो। इसकी मैं हिंदी मीनिंग भी साथ साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले हमारा राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग चीजों को मिलकर बनी है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, ब्रेन, हमारी इंटरनल पार्ट्स हमारे हो गए। अगर यही नहीं रहेगा तो बॉडी का क्या काम। सेम इसी तरीके से मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया, अगर सेमीकंडक्टर फोन में नहीं रहेंगे तो फोन वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से सेम आसपास हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे घर हो गए, वो एक एक ईंटों को जोड़कर पूरा घर बना पड़ा है। सेम इसी तरीके से हम अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं वो एक एक कंपोनेंट्स को मिलाकर बना हुआ है। इसी तरीके से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिशियंस जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं या जो हमारे नेता हैं, लीडर्स जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, यानी कि इनको मिलाकर बनता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। संस्थाएं जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इस सिस्टम के अंदर आपस में रिलेशन है। और ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में सिर्फ यही चीजें आते हैं, इस सिस्टम के अंदर एक राज्य यानी कि स्टेट में रहने वाले लोग, अब लोग हैं तो उनका अपना सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड कल्चरल लाइफ, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम आ जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जिनमें आपस में रिलेशन है। जैसे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में आपस में रिलेशन है, अगर सर में दर्द होगा तो पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाएगा। सेम इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें आपस में रिलेशन है। अब डेविड ईस्टन के द्वारा क्या कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था जितने भी व्यवस्था है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी व्यवस्था से अलग क्यों है। सबसे पहला इसका रीजन है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन किया जाता है। अब ये सामाजिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन क्या है, तो ये समझते हैं क्या करके। सबसे पहला हमारा यहाँ पे वर्ड है वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस यानी कि संसाधन। समाज के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको जॉब चाहिए, भाई कमाने के लिए साधन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए, घर, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, जो लोगों की नीड्स है, चाहे वो फंडामेंटल नीड्स है, तो रिसोर्सेज को हम कहते हैं वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। मूल्य, मूल्य का मतलब क्या हुआ, संसाधन। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एलोकेशन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन कैसे हो, उसका बंटवारा कैसे हो, ये हमारा काम करता है पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए थर्ड पॉइंट में बताया गया है अथॉरिटेटिव, दैट मीन्स आधिकारिक। आधिकारिक का मतलब क्या होता है, डिसीजन जो लिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि जिस अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसको लोगों को मानना होता है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा फोर्सफुली मनवाया जाएगा। तो डेविड ईस्टन के द्वारा ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है सामाजिक
मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, यानी कि जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में बांटना, जिससे कि एक अथॉरिटेटिव यानी कि एक अथॉरिटी के द्वारा ये काम किया जा रहा हो जिसकी बात लोग माने। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम का मेन काम होता है वैल्यूज, दैट मीन्स रिसोर्सेज का एलोकेट करना और अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन लेना। ये बात कहता है डेविड स्टर्न। इसी को पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद डेविड स्टर्न के द्वारा कहा गया कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये चलता रहना चाहिए। इसके लिए डेविड स्टर्न कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सर्वाइव करे, इसलिए दो बात कहता है ये। पहला कि स्टेट के द्वारा एलोकेट करते रहना चाहिए वैल्यूज का, वैल्यूज मतलब रिसोर्सेस का। और सेकंड पॉइंट क्या है, जिन संसाधनों का बंटवारा किया गया है वो लोगों को मिले और लोग स्टेट यानी कि अथॉरिटी की बात को फॉलो करें। इसलिए ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। टेकिंग डिसीजन यानी कि सबसे पहला पॉइंट है निर्णय लेना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिसीजन लिया जाता है, हमेशा लिया जाता है। जैसे कि मान लो सरकार है, लोगों की नीड के लिए राशन बंटवाती है, तो एक डिसीजन लिया जा रहा है। सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा रहा है, वैल्यूज को एलोकेट किया जा रहा है, राशन बंटवा रही है। कोरोना का टाइम में फुल राशन बंटवाई गई। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कमांड दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा उसको फॉलो करना। जिस दिन लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में रहने वाले सभी लोगों को मानना होगा। और पॉलिटिकल सिस्टम में रहने वाले वो सभी लोग हैं जो किसी एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं और ये हमारा एक स्टेट होता है। मान लो ये जो लाइन है ये हमारा एक स्टेट का बॉर्डर है। इसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही रह रहे होते हैं, क्योंकि एक स्टेट, एक गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर रही होती है। इसलिए जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो लोगों को फॉलो करना होता है। डेविड स्टर्न के द्वारा आगे कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम तभी बर्बाद हो सकता है जब दो कंडीशन है। पहला, या तो कोई बाहरी विदेशी या फॉरेनर कंट्री के द्वारा अटैक कर दिया जाए, या एक देश का दूसरे देश के साथ वॉर हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो डिसीजन या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मान लो लोगों ने मानने से मना कर दिया, और इस कंडीशन में पॉलिटिकल सिस्टम तहस नहस हो जाता है। जैसे एक देश का राजा अपने आप को सुप्रीम, एक सुपर पावर बनाने के लिए ऐसे डिसीजन लिया जा रहा है जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है। लोग क्यों मानेंगे उस बात को? इसलिए वॉर की कंडीशन में या डिक्टेटरशिप की कंडीशन में ही पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो सकता है, यानी कि तहस नहस हो सकता है, इसको खतरा हो सकता है। अदरवाइज ये पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा चलता रहना चाहिए, वैल्यूज का एलोकेशन होना चाहिए और सही मेंबर्स को मिलना चाहिए। और जितने भी स्टेट के लोग हैं, इनका ये फर्ज है कि स्टेट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है उनको ये फॉलो करें। अब डेविड स्टर्न के द्वारा ये चीज समझाया गया कि राजनीतिक व्यवस्था पे किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो ये लोग हैं और लोगों के द्वारा समय समय पर मांगे की जाती है। अब मान लो कि आज सभी लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके कर्ज को माफ कर दिया जाए, या किसान भाई बहन एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। अलग अलग टाइम पे लोग डिमांड करते रहते हैं, और ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, ये किन रूपों में होगा? ये लोगों के द्वारा जो ओपिनियन दिए जाएगी या लोगों के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, इस तरीके से लोग अपनी डिमांड करेंगे। मान लो कोई इंटरेस्ट ग्रुप है या प्रेशर ग्रुप है, या लोगों के द्वारा अपना कोई ग्रुप बना लिया गया, लोग आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, भाई हमारी मांगे पूरी करो। तो लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है, एक पूरे इन्वायरमेंट में ये जो लोग रह रहे हैं, उनको जो नीड है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और अगर इस डिमांड का समर्थन मिलता है लोगों का, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ये डिमांड की गई है, और इस डिमांड का सपोर्ट यानी समर्थन मिलता है जो टैक्स पेयर लोग हैं, अगर वो सरकार की जो पॉलिसीज है उसको मानते हैं, कंटिन्यू मानते रहते हैं, यानी कि समर्थन मिल रहा है। अगर वो सरकार की पॉलिसीज, सरकार के रूल्स को मानना बंद कर दे, जाहिर सी बात है समर्थन नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया। अगर लोगों ने डिमांड मांग करी है और उसका समर्थन मिल रहा है, यानी कि लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं और सरकार की नीतियों को भी फॉलो वो कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको कहा जाता है निवेश। इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो मांग, जो डिमांड की जा रही है, ये डिमांड अब चेंज होती है आउटपुट में। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो मांग की गई है, सरकार के द्वारा अब उस मांग को लेकर डिसीजन लिया जाता है, कोई एक्शन लिया जाता है, और अथॉरिटी क्या करती है, उसको लेकर कानून बनाती है। अब मान लो किसानों ने एमएसपी पे कानून बनाने की बात कही, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो, तो ये लोगों की डिमांड यानी कि मांग है, इस मांग को निवेश कहा जाता है। यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो सरकार से वो पूरा करवाना चाहते हैं, इसको निवेश कहा जाता है, इनपुट्स कहा जाता है। और जब सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती है, तो इसको आउटपुट्स कहा जाता है। दैट मीन्स निवेश का, लोगों के मांग का क्या आउटकम निकला, क्या निष्कर्ष निकला, उसको कहा जाता है निर्गत।
यानी कि सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है। तो इस तरीके से सभी लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे होते हैं। ये निवेश के रूप में लोगों की जो मांग है वो सिस्टम के पास जाती है, यानी कि सरकार के पास जाती है, और सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है, और जो नीतियां बनती है, जो कानून बनाया जाता है, वो फाइनली जनता पे लागू होती है, और उसके बाद जनता उस कानून को देखती है, समझती है, और वो अपना फीडबैक देती है। अगर कानून सही है तो सही बताती है, गलत है तो गलत बताती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई सालों से किसान भाई बहनों के द्वारा एमएसपी की डिमांड की जा रही थी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक प्राइस डिसाइड कर दिया जाए और इस प्राइस पे किसानों की जो फसलें हैं तो सरकार के द्वारा खरीद ली जाए। अब इससे किसानों को कहीं जाना नहीं होगा, और सरकार ने प्राइस डिसाइड कर दिया है, वो ऊंचा प्राइस हो वो, ताकि किसानों को कोई घाटा भी ना हो। इसलिए फार्मर्स के द्वारा डिमांड किया जा रहा था एमएसपी का। तो ये जो डिमांड किया गया ये था इनपुट। सरकार के द्वारा 3 फार्म बिल बनाया गया, यानी कि कृषि को लेकर 3 नीतियां बनाई गई, और जो कानून बनाया गया इसको कहा गया आउटपुट, दैट मीन्स निर्गत। तो निवेश क्या है? किसानों की मांग एमएसपी के रूप में, और सरकार के द्वारा जो 3 कानून बनाए गए वो है आउटपुट। और जो कानून बना ये जनता के पास गया, किसानों के पास गया, और किसानों ने फीडबैक दिया अपना। वो 1 साल तक इसका विरोध किए, और फाइनली इस फीडबैक के बाद क्या हुआ? फार्म बिल को वापस ले लिया गया। यानी कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो फीडबैक के लिए जनता के पास जाता है। अब जनता अगर उस पर सहमति देती है तो वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई 2020 के अंदर। ये पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी पॉलिसी है भाई, पहले आना चाहिए था, बट ये आया, लोगों के पास फीडबैक आया, लोगों ने भर भर के पॉजिटिव फीडबैक भी दिए, ये हुआ। लेकिन जो फार्म बिल था, यानी जो कृषि के लिए जो बिल बनाए गए थे, उससे कुछ अपनी कमियां भी थी, तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। बट कमियों को लेकर जो विरोध किया गया वो 1 साल तक चला, उसके बाद फार्म बिल को वापस ले लिया गया। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि इनपुट में, यानी कि निवेश के रूप में जो मांग की जाती है वो सिस्टम के पास आता है, क्योंकि हम सभी लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे होते हैं। इस तरीके से ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जो इस तरीके से वर्क करता है। और ये ऑफिशियली जो चार्ट है ये डेविड स्टर्न के द्वारा ही बनाया गया है, और ये चार्ट निवेश निर्गत मॉडल का एक ऑफिशियल चार्ट है। आप इस चार्ट को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में। और ये हमारा है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था मॉडल, यानी कि दृष्टिकोण, यानी कि इसको अप्रोच कह सकते हो आप। तो ये अप्रोच दिया गया है डेविड स्टर्न के द्वारा। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अप्रोच, जिसका नाम है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच ऑमेंट एंड पॉवेल के द्वारा दिया गया है अपनी बुक किसके अंदर? द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, जो कि 1960 में आई थी। और इन दोनों यानी कि ऑमेंट एंड पॉवेल के द्वारा ये जो अप्रोच दिया गया है ये डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल, यानी कि निवेश और निर्गत का जो अप्रोच डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया है, इसी को कंटिन्यू करते हुए दिया गया है। अब हम समझते हैं इन्होंने क्या कहा इनपुट और आउटपुट मॉडल के बारे में। सबसे पहले आपको यही बताना है कि ऑमेंट और पॉवेल ने उन बातों को भी शामिल किया जिसको डेविड स्टर्न के द्वारा इग्नोर किया गया था। पहली इंपॉर्टेंट बात, इसने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पे बल दिया। इसने अपनी बुक का नाम ही रखा द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, दैट मीन्स इसने उन एरियाज पर ज्यादा फोकस किया जो डेवलपिंग एरियाज हैं। और डेविड स्टर्न के द्वारा मेनली फोकस डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों पे किया गया था। दैट मीन्स दुनिया के जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, इन कंट्रीज पे फोकस किया गया। और ये बताया गया कि विकासशील देशों की क्या मेन प्रॉब्लम है और जो समाजवादी देश है उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या कंडीशन है। तो इस पे ज्यादा फोकस किया गया ऑमेंट एंड पॉवेल के द्वारा अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। पहले आपको ये बताना है, इसके बाद आपको ये बताना है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच दिया गया है ऑमेंट एंड पॉवेल के द्वारा, जो कि डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट अप्रोच को ही कंटिन्यू किया गया है। इसमें ऑमेंट एंड पॉवेल ये बताते हैं कि इनपुट के अंदर क्या क्या आता है और आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि सभी लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं। तो इनपुट यानी कि निवेश में क्या आएगा और आउटपुट यानी कि निर्गत में क्या आएगा, इस पॉइंट को ऑमेंट एंड पॉवेल के द्वारा अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में बताई गई है, जिसको तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम 1966 में आई थी। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट की अपनी ही संरचना होती है और प्रक्रियात्मक होता है, यानी कि अपना ही काम होता है। संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, हमारे घर का पूरा एक स्ट्रक्चर है, हम जो भी चीज देख रहे होते हैं उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे देश की संसद है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके अपने अलग अलग मेंबर्स हैं,
राज्यसभा के अलग मेंबर्स है, लोकसभा के अलग मेंबर्स है, उनकी पावर्स अलग है, उनका अपना ही कोई एक स्ट्रक्चर होता है। तो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से बना है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जब स्ट्रक्चर है तो सोसाइटी में, इकोनॉमिक सिस्टम में एंड कल्चरल सिस्टम में, चाहे रिलीजन सिस्टम हो गया, इन सभी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो आर्मंड एंड पॉवेल के द्वारा उसी स्ट्रक्चर को बताया जाता है, इनपुट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर आते हैं और ये क्या काम करते हैं, यानी कि इनका क्या वर्क होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये बताया गया है। ऐसे सेम बताया गया आउटपुट के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है और उनका क्या वर्क होता है। तो इनपुट के अंदर टोटल 4 स्ट्रक्चर और 4 प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शन बताए गए हैं, और आउटपुट के अंदर टोटल 3 स्ट्रक्चर और इनके 3 फंक्शन बताए गए हैं। और ये किसमें बताया गया है? आर्मंड एंड पॉवेल के द्वारा अपनी इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है। अब हम बात करते हैं करके इनपुट के अंदर वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं और आउटपुट के अंदर वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं, इनके द्वारा क्या काम किए जाते हैं और क्या इनका मेन फंक्शन होता है। इनपुट में सबसे पहला पॉइंट है प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक यानी फंक्शन हमें ये बताता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि वो किन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि वो क्या करते हैं, यानी कि इसमें व्हाट के ऊपर बात की जाती है, क्या किया जाता है, और संरचना में बताया जाता है कि वो कैसे किया जाता है और वो कौन करते हैं। तभी एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ करके। प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, इनका मेन वर्क क्या होता है। सबसे पहला सोसाइटी का वर्क होता है पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनका अपना राजनीतिक अनुभव होता है। वो समाज से, राजनीति से, राज्य से, सरकार से जो भी वो चीज सीखते हैं वो अपने आने वाले जनरेशन यानी कि वो अपने पीढ़ी में भी ट्रांसफर करते हैं। यानी कि उनके पास जो राजनीतिक अनुभव है, जो उनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो अपने आने वाली जनरेशन को भी देते हैं। तो भर्ती का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के द्वारा फैलाई जाती है, इससे लोग इंस्पायर होते हैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के लिए। यानी हमने ये देखा कि ये क्या काम करता है, पहला ये काम करता है और हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे और ये कौन करवाता है। पहला है परिवार, यानी परिवार से जनरेशन टू जनरेशन ये फैलता चला जाता है। पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, वो फैलती है। जैसे मान लो ये एक फैमिली है, तो इस घर में एक लीडर है, इनके मर जाने के बाद इनके जो जनरेशन होगा इसमें पक्का कोई ना कोई एक लीडर बन ही जाता है। इसको हम आज के टाइम पे नेपोटिज्म कह देते हैं यार। यानी कि फैमिली के द्वारा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस हो गया और अपनी पीढ़ियों के अंदर राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, उनको पॉलिटिक्स में शामिल करना, ये मित्र मंडल हो गया भाई, मित्र रूप से हो गया। एंड शैक्षणिक यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके द्वारा भी लोगों को शामिल करवाया जाना। धार्मिक संस्थान हो गए, इनके द्वारा भी लोगों को शामिल किया जाना। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक जागरूकता फैलाना, राजनीति का प्रसार होना। और ये काम कौन करता है? ये परिवार, मित्र मंडल, फ्रेंड्स के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, धार्मिक संस्थान के द्वारा ये किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? हित स्पष्टीकरण। इसका मतलब क्या होता है? लोगों के इंटरेस्ट का आपस में जोड़ना। सभी इंटीग्रेटेड रूप से अगर डिमांड करेंगे तो उसका वजन ज्यादा पड़ेगा। अब आप ही सोचो, अगर एक सिंगल इंसान बोल रहा है और उसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं और हजारों लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पहले सुनेगा। इसमें स्ट्रक्चर कौन है, कैसे और कौन करता है? हित समूह यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप। इसके बाद है हित एकीकरण यानी कि इंटरेस्ट इंटीग्रेशन। दैट मीन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबके जो इंटरेस्ट है उन सबको एक करो, आपस में एकोमोडेशन लाओ, बैलेंस बनाओ। इन सब में जो संघर्ष हो रहा है उन सबको एक करना। और ये काम कौन करता है? ये काम दिया गया है स्ट्रक्चर के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज, दैट मीन्स राजनीतिक दल को। एंड इसके बाद है राजनीतिक संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी कि सरकार के वर्क को लोगों तक पहुंचाना और लोगों की डिमांड को सरकार तक पहुंचाना, ये होता है राजनीतिक संचार। और ये काम किसको दिया गया है? ये दिया गया है संचार साधन को, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड आज के जमाने में सोशल मीडिया। ये सारे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है हमारा प्रक्रियात्मक, ये हमारा फंक्शन है जो कि इनपुट में आता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा इनपुट में आता है। तो ये प्रक्रियात्मक है, यानी कि क्या करना है प्रक्रियात्मक हमें ये बताता है, और कौन और कैसे करेगा ये हमें स्ट्रक्चर बताता है। तो ये हो गया हमारा इनपुट की बात। इसको कहा जाता है अनौपचारिक संरचना यानी कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हमारा निर्गत यानी कि आउटपुट। देखो, इससे पहले ये जान लो, डेविड ईस्टन के अप्रोच में भी हमने ये पढ़ा था कि इनपुट के अंदर लोगों की डिमांड आती है जो कि निवेश के रूप में सरकार तक जाती है। सेम इसी तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है इनके द्वारा डिमांड की जाती है, और ये डिमांड आगे आउटपुट के रूप में सरकार सिस्टम तक पहुंचती है। इसमें ही आर्मंड एंड पॉवेल के द्वारा कहा जाता है कि प्रक्रियात्मक यानी कि इनमें क्या वर्क किया जाता है और किस स्ट्रक्चर के द्वारा वर्क किया जा रहा है। सबसे पहला है नियम निर्माण यानी कि लॉ मेकिंग का काम किया जाता है। कानून कौन बनाता है?
देश की संसद बनाती है, चाहे देश कोई सा भी हो। इसके बाद है नियम क्रियान्वयन, यानी कि कानून बन जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? देश का प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, देश के जितने मंत्री हैं सभी मंत्रीगण आ जाते हैं। इसके बाद है नियम अधिनिर्णय, दैट मीन्स जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है अब वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी जांच कौन करेगा? ये करेगा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ये हो जाते हैं हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स औपचारिक संरचना। तो ये आते हैं हमारे आउटपुट में और ये आते हैं हमारे इनपुट में। इनपुट के जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं इनके द्वारा डिमांड की जा रही है अगर आप देखोगे तो, और आउटपुट का जो स्ट्रक्चर है इनके द्वारा उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। तो ये है ऑमेन एंड पॉवेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसकी आलोचना भी की जाती है ये कहकर कि इसके अंदर जो एनजीओज है इनको इग्नोर किया गया है और पॉलिटिकल पार्टी का ये माना गया है कि ये लोगों का जो इंटरेस्ट है ये इंटीग्रेट करते हैं, सभी के इंटरेस्ट को ये एक करते हैं। बट आज ऐसा होता कहाँ पे है? वोट बैंक के लिए ये इंटरेस्ट को तो भाड़ में जाए लोगों को लड़वाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के इस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, जिस भी देश के अंदर डिक्टेटरशिप होगा या मोनार्की सिस्टम होगा वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, पैसा ग्रुप नहीं होता, इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता, तो लोगों की जो डिमांड है निवेश यानी कि इनपुट के रूप में सरकार तक कैसे जाएगा? तो सरकार आउटपुट के रूप में डिसीजन कैसे लेगी भाई, एक्शन कैसे लेगी, कानून कैसे बनाएगी? इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, यानी कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप के अंदर ये जो सिस्टम ऑमेन एंड पॉवेल का ये वर्क नहीं करेगा भाई। इसके बाद इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है कि स्ट्रक्चर की बात तो कर दी बट कई जगह पे स्पेसिफिकेशन ना देने की वजह से वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही और इसी वजह से ऑमेन एंड पॉवेल की आलोचना की जाती है। तो ये है हमारा संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शन अप्रोच, यानी कि इनपुट और आउटपुट के अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं और किस स्ट्रक्चर के द्वारा वो वर्क किया जाता है। जैसे प्रक्रियात्मक यानी कि लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है और किस स्ट्रक्चर के द्वारा इस डिमांड को पूरा किया जा रहा है। ये हमारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच यानी कि उपागम किसके द्वारा दिया गया? ये ऑमेन एंड पॉवेल के द्वारा दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के विकास की चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखो इसमें आपको यही बताना है कि तुलनात्मक राजनीति, जब हम एक देश की इकोनॉमी का किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मान लो कोई कंट्री कैपिटलिस्टिक है, कोई कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक देश की इकोनॉमी की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। जैसे कि 1991 से पहले दुनिया भर की इकोनॉमी में दो आइडियोलॉजी थी, एक थी कैपिटलिज्म की और दूसरी थी सोशलिज्म की। तो इसमें आपको यही बताना है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मिनिमम वर्क करती है गवर्नमेंट, स्टेट, और मैक्सिमम वर्क करती है मार्केट, यानी बिजनेसमैन खुद अपना काम कर लेते। और सोशलिज्म जो कि सोवियत यूनियन में थी, सोवियत संघ के अंदर समाजवादी व्यवस्था थी जिसके अंदर ज्यादातर काम गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करता था, लाइसेंस राज हुआ करता था। यहाँ पे मिनिमम काम भी प्राइवेट सेक्टर का था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नाम मात्र की होती है, मैक्सिमम काम गवर्नमेंट करती है सोशलिज्म के अंदर। तो यही आपको डिफरेंस बताना है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का मकसद ही होता है एक देश की इकोनॉमी और दूसरे देश की इकोनॉमी में तुलना करना। जैसे मान लो आज एक डेवलप कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप कंट्री पहले से अपने विकास को ज़्यादा तेज़ी से कर चुका है वो, इसलिए आज वो विकसित है, और जो डेवलपिंग कंट्री से ये किसी ना किसी कंट्री के गुलाम रहे हैं। इनके बीच में तुलना करके आपको बतानी है। एशियन कंट्री हो गए, अफ्रीकन हो गए या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, ये वो कंट्रीज है जो कभी ना कभी किसी गुलाम रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के या यूरोपियन कंट्रीज़ के। इस वजह से इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी कमज़ोर रही है। और कमज़ोर रहने के क्या क्या कारण है आपको ये सब बताना होगा। तो तुलना करके आपको इसका आंसर देना है, बहुत ईजी इसका आंसर है। एंड इसके बाद है राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की समालोचना कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य के मार्क्सवादी तथा गांधीवादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो दो क्वेश्चन है ये आपसे और में पूछा जा सकता है। पहला आपको इसे बताना है राज्य के मार्क्सवादी और गांधीवादी। तो पहले आपको समझना होगा राज्य का मतलब क्या होता है। देखो स्टेट का मतलब होता है जो चार एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। स्टेट हम उसे ही कहते हैं जिसमें सबसे पहले लैंड यानी कि भूमि आती है स्टेट में, दूसरे नंबर पे आता है पीपल यानी कि लोग जो इस स्टेट पर रहेंगे, एंड तीसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट यानी जो इसको रेगुलेट करेगी, चौथे नंबर पे आती है सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक देश अपने अंदर और बाहरी मामलों में टोटली संप्रभु है। संप्रभु का मतलब हो गया वो अपने देश के बाहर देश के अंदर टोटली आज़ाद है, वो किसी का गुलाम नहीं है। इसमें आपको यही बताना है। क्लियर है?
वो क्या है, वो किसी का गुलाम नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये हो गया हमारा स्टेट। और स्टेट को लेकर मार्क्सवादी और गांधीवादी दो विचार हैं। पहले आपको समझना है मार्क्सवादी विचार। अब जो मार्क्सवादी जो अप्रोच है ये दी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के अंदर हुआ था और इसकी डेथ 14 मार्च 1883 को हो गई थी। और इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो है सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की। और ये थ्योरी किसके अंदर दी गई है, इनकी एक बुक है, क्या नाम है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आई थी। और इनकी जो दूसरी बुक है वो है दास कैपिटल, जो कि 1867 में आई थी। और इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर अपनी थ्योरीज दी है। और थ्योरीज भी क्या है भाई, इनकी थ्योरीज ये है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिसके पास पैसा था उसने दोस्तों मशीन में लगाया और वो आगे बढ़ता चला गया। जिसके पास पैसा नहीं था वो बेचारा गरीब रह गया। तो अमीर और गरीब की खाई बढ़ते चली गई, ये खाई बढ़ते चली गई। और इस अमीर और गरीब की खाई की वजह से अब कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी देता है मार्क्सिज्म की। क्या कहता है ये कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अमीरों के संसाधनों को लूटो खसोटो, चाहे वॉयलेंस करना पड़े तो वॉयलेंस भी करो, लेकिन ये जो रिसोर्सेस है जो कैपिटलिस्ट लोग अमीर लोगों की वो लो और सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको कहा जाएगा सोशलिज्म, जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, कोई अमीर और गरीब नहीं होंगे। जब लोगों का शासन स्टेट पे हो जाएगा, गरीबों का, फार्मर्स का, लेबर्स का, कोई अमीर रहेंगे नहीं, उनकी ये इमेजिनेशन कर रहा है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो सब रिसोर्सेज समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो लोग अपना शासन खुद करना सीख जाएंगे। उसके बाद स्टेट की कोई नीड नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेट क्या करता है, अमीरों का सपोर्ट करता है, इसलिए स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा कम्युनिज्म, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी कम्युनिज्म वाली, और क्लासलेस सोसाइटी सोशलिज्म वाली। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दो आइडियोलॉजी है, दो इमेजिनेशन करता है जो सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना चाहता है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है, जो मार्क्सवाद की जो अप्रोच है, वो ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग डिवाइडेड हैं वो नेशनलिटी यानी कि वो राष्ट्रीयता के वजह से डिवाइडेड नहीं है। मार्क्स का कहना है कि समाज का जो विभाजन है, जो समाज का जो डिवीजन हुआ पड़ा है, वो क्लास के वजह से हुआ पड़ा है। क्लास का मतलब अमीर और गरीब के वजह से हुआ पड़ा है। लोग सोसाइटी में धर्म, जाति, लैंग्वेज, इस वजह से डिवाइडेड नहीं है। जो अमीर है वो अमीर की वजह से जाना जाता है और जो गरीब है वो गरीब की वजह से जाना जाता है, ना कि राष्ट्रीयता, नॉट नेशनलिटी। ये कौन कहता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है। तो गवर्नमेंट भी अमीरों का सपोर्ट करती है, गरीबों का कौन सुनता है यार आज भी, है ना। तो मार्क्स का कहना था कि मजदूर वर्ग का कोई राष्ट्र नहीं होता, क्योंकि जिस देश के अंदर मजदूरी की कंडीशन ख़राब है वही सेम कंडीशन किसी दूसरे देश में भी होगी। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है, एक नारा देता है, और नारा क्या देता है कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, उठा लो चक्कू और घुस जाओ घर के अंदर, इन अमीरों को संसाधनों को लूटो, कर दो बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सभी मालिकाना हक हो जाएगा भाई, अमीर अमीर रहेगा ही नहीं, उसके संसाधनों तो लोगों में बांट देगा बराबरी तरीके से, और इस तरीके से समाज में समानता आ जाएगी। तो जिस दिन लोगों में आर्थिक स्वतंत्रता आ गई, लोग जिस दिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, इकोनॉमिकली अगर आप लोगों में लिबर्टी आ जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन लोगों को सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी और वही लोगों के लिए असली नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद होगी। ठीक है, तो ये था हमारा मार्क्सवादी विचार। गांधीवादी विचार ये कहता है कि स्टेट मिनिमम वर्क करे, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है मिनिमम वर्क करे, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है जो ये डिस्क्रिमिनेशन ये खत्म होगा जब पूंजीवाद हम खत्म कर देंगे, कैपिटलिज्म हम जब खत्म कर देंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा कैपिटलिज्म खत्म करने का जो साधन अपनाया गया, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोर्स है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो और हम क्रांति करेंगे, इसके लिए रेवोल्यूशन करेंगे, चाहे जाने जाए, लोग कटे मरे, बट हम क्रांति करें, खूनी क्रांति भी हो सकती है। बट गांधी जी ने हमेशा से अहिंसा की बात करी है। ये राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर लोग अपना शासन खुद चलाएंगे, लेकिन ये कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी कभी भी हिंसा की बात नहीं करते, ये हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। इसलिए गांधी जी और कार्ल मार्क्स इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताना है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किसी एक देश में उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। तो दक्षिण एशिया पूछा गया आपसे, तो आप सिंपल किसी भी एक देश का बताना है, तो दक्षिण एशिया में भारत भी आता है, तो आपको भारत का पूरा इसके अंदर बता देना है कि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, इससे पहले भारत को ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था, क्योंकि भारत के अंदर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और 1750 के अंदर उसने भारत को गुलाम ऑलमोस्ट बना लिया था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद।
और उसके बाद भारत गुलाम बनता है अंग्रेजों का। यहाँ पे अंग्रेज अपनी एक्टिविटी करते हैं। गांधी जी की एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है 1915 से, जब वो 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, खेड़ा का, चंपारण का और अहमदाबाद। इन तीनों सत्याग्रह के बाद गांधी जी की जीत होती है। देखते देखते भारत के अंदर आज़ादी के लिए संघर्ष चलता है। तो ये हो गया हमारा औपनिवेशवाद, जब भारत को गुलाम बनाएगा। तो भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष हुआ है, अब इसके बारे में आपको पूरे जो आंदोलन चले हैं, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, या वो असहयोग आंदोलन हो, इस पूरी घटना के बारे में बताना है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही गया है आपसे कि दक्षिण एशिया किसी एक देश को लीजिए और बताइए कि वो कैसे गुलाम बना और आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष हुए हैं। किसी भी देश का आप एग्जाम्पल दे सकते हो साउथ एशिया के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद क्या है? अमेरिका तथा ब्रिटेन के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, संविधानवाद का मतलब होता है जब रूल एंड रेगुलेशन संविधान के अकॉर्डिंग चले। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे अमेरिका और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। दोनों ही देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स ब्रिटेन के अंदर कभी भी संविधान लिखा नहीं गया है और अमेरिका के अंदर संविधान लिखा गया है। इसलिए अमेरिका का संविधान लिखित संविधान और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, संविधान है बट कभी लिखा नहीं गया है। अब लिखित संविधान किसे कहा जाता है? लिखित संविधान उसे कहा जाता है जो किसी फिक्स टाइम पीरियड के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया हो। जैसे भारत का संविधान है, एक फिक्स टाइम पीरियड 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट मीन्स एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि ये दोनों पॉइंट होगा तो वो लिखित संविधान कहलाएगा। अमेरिका का संविधान इसलिए लिखित है क्योंकि अमेरिका के पास भी एक फिक्स टाइम है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही बनाया गया है, बट ब्रिटेन के पास ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अमेरिका के अंदर जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे सुप्रीम है, बट ब्रिटेन के अंदर जो वहाँ का पार्लियामेंट है ये सबसे सुप्रीम है। संविधान में अलग अलग पावर दी है दोनों ही देशों के अंदर। तो ये बताना है आपको। अमेरिका के अंदर भी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, ब्रिटेन के अंदर भी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। अमेरिका के अंदर देखोगे आप तो रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक है। ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव है, लेबर पार्टी है। दोनों का ही दबदबा होता है, एक पोजीशन में तो कभी एक अपोजिशन में होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बताने के बाद आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद की परिभाषा और इसकी आधारभूत विशेषताओं को समझाइए। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या होता है? देखो, जब एक देश के अंदर बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे कल्चर और रिलीजन लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो इस कंडीशन में उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है जिनकी संख्या कम है। मान लो एक धर्म को मानने वाले लोग उस देश के अंदर बहुत कम है और बी सी धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा है, तो जो ए धर्म के लोग होंगे उनको तो खतरा लगेगा, भाई बी सी वाले हमें दबा ना दे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं यहाँ पे, इसलिए इनको कोई खतरा ना हो ऐसी पूरी व्यवस्था हो। और ऐसे कई देशों में देखा भी गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ श्रीलंका का, तो वहाँ पे तमिल है और एक तरफ सिंगली है। श्रीलंका के अंदर जो सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले इनकी मेजोरिटी है और तमिल वाले कम है। वहाँ पे लगभग 18% है तमिल और सिंगली वाले 74% है। इसलिए तमिलों को वहाँ पे अधिकार ही नहीं दिए गए। कई पॉलिटिकल, एजुकेशनल और सोशल राइट से इनको वंचित रखा गया। इसके लिए संघर्ष भी हुए। आपने लिट्टी का नाम सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। 1976 के अंदर काफ़ी उग्र रूप से यहाँ पे हिंसा हुई, आतंकवाद का रूप धारण कर लिया लिट्टे ने और कई लोग भी मारे गए। इस तरीके से लोग अपनी पहचान को बनाने के लिए ही मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद में अगर एक संस्कृति को दबाया जाए तो ये सरासर गलत है। ये इसमें आपको बताना है। एंड 8th क्वेश्चन है, किसी नरजातीय समूह का उदाहरण लेकर नरजातीय राष्ट्रवाद की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। देखो, आपको इसमें यही बताना है कि नरजातीय समूह का मतलब क्या होता है। एथनिक ग्रुप होता है ये। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मल्टीकल्चर वाले में, सेम इसमें भी यही है। मान लो कोई एक ऐसे एथनिक ग्रुप है और वो उस देश के अंदर माइनॉरिटी के अंदर है, तो मेजोरिटी वाले से उनको खतरा हो सकता है। तो वो अपने धर्म को लेकर एक ग्रुप बनाते हैं और इसको लेकर वो आंदोलन करते हैं ताकि उनकी पहचान बरकरार रहे। जैसे भारत के असम के अंदर भी बोडो लोग हो गए, एंड अफ्रीका के अंदर भी कई ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो अपनी एथनिसिटी को लेकर, जो अपनी एथनिक मूवमेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे। तो अपनी पहचान, अपनी धर्म, जाति, लैंग्वेज को जब वो अपनी पहचान बनाते हैं, जिससे कि उनको अपने देश में मजबूती मिले, इसी को कहा जाता है नरजातीय राष्ट्रवाद, यानी कि एथनो नेशनलिज्म। क्लियर है? अपने देश से प्रेम होना, अपने देश से पहचान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौकरशाही पर वेबर के सिद्धांत का मार्क्सवादी विचार के साथ अंतर बताइए। यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी विद मार्क्सियन व्यूज ऑन ब्यूरोक्रेसी। देखो, आपको इसमें बताना है नौकरशाही पे विचार। पहले आपको बताना वेबर के बारे में, फिर बताना मार्क्सवाद के बारे में। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि वेबर ने क्या कहा है।
नौकरशाही के बारे में। वो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत, सेम यही जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये उठकर शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या बताना है, मैक्स वेबर कौन था, कैसे इसने सिद्धांत दिए हैं अपना। देखो, मैक्स वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेट्स को लेकर अपने प्रिंसिपल दिए गए हैं। नौकरशाही का अगर सही शब्दों में बात करें तो डेस्क सरकार, यानी कि जो सरकार को चलाती है वास्तविक रूप में, सरकार का जो असली रूप है वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, यही तो सरकार को चला रहे होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो वर्ड है ये सबसे पहले 1745 में फ्रांस के विंसेंट डी गुर्नी के द्वारा यूज किया गया था, नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो वर्ड है ये। अब हम ये बात करते हैं कि मैक्स वेबर का नौकरशाही पे क्या विचार है। देखिए, प्रशासनिक कार्यों में नियुक्ति जो हम करेंगे, यानी जो अपॉइंट करेंगे अधिकारियों का, वो हम कैसे करें, कैसे लोगों का नियुक्त करें, क्योंकि अगर अच्छे लोग हायर नहीं होंगे तो एक कंपनी नहीं चल पाएगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो गवर्नमेंट कंपनी हो। तो यहाँ पे हमें यही मैक्स वेबर बताने की पूरी कोशिश करता है अपने ब्यूरोक्रेट्स के प्रिंसिपल के तहत। मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है ये मिस्र, रोम, चीन और बेजेंटाइन के प्राचीन नौकरशाही के अध्ययन पर आधारित है, यानी कि इन देशों के नौकरशाही यानी इन देशों के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आधारित है। क्योंकि 19 और 20 सेंचुरी में यूरोप के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स है, इसका मॉडर्न रूप, जो इसका मॉडर्न फॉर्म है, इसका राइज हो रहा था। इसी टाइम ये कहा गया कि मॉडर्न स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को एक आइडियल रूप में अपनाना चाहिए और उन्हीं के द्वारा मेन जो वर्क है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है, वो किया जाना चाहिए। इसी के बाद मैक्स वेबर ने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस आधार पे लोगों को हायर किया जाना चाहिए, वर्क का डिवीजन किया चाहिए, वर्क का डिवीजन होना चाहिए। बेसिकली बताऊं तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत मैक्स वेबर ने अपने कुछ पॉइंट्स में बताया है। चलिए हम देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स है। इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इधर पढ़ते रहे, ठीक है। ये रहा इधर इंग्लिश मीडियम में। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्स वेबर क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क विद हाई स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो कार्य है, जो वर्क है, उसको विशेषज्ञता के साथ कार्यों का विभाजन करना चाहिए। यानी कि संगठन के अंदर जो कुशल लोग हैं, जो स्किल्डफुल लोग हैं, उनके बारे में पता हो और उन्हीं लोगों को वो काम दिया जाए, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्क की जो एफिशिएंसी है, वो भी बढ़े और इससे पूरा संगठन और इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, नियमों द्वारा कार्यों को परिभाषित करना, यानी कि फंक्शंस डिफाइंड बाय लॉ, यानी कि जो भी कार्य होंगे, जो भी काम होंगे, ये सब कुछ पहले लॉ के द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। जो पालन नहीं करेगा उसको संगठन से निकाल देना चाहिए, ये कहता है मैक्स वेबर। तो यहाँ पे मैक्स वेबर कहता है कि एक नियम बनाना चाहिए जो कि रिटन हो, जैसे देश का संविधान है वैसे ही एक कंपनी या एक संगठन या एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरा संगठन चलना चाहिए। यानी कह सकते हो कि सभी को इसका समर्थन भी करना चाहिए, अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ है तो उसको संगठन से निकाल देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्राधिकार का पद सोपान, यानी कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे ऊपर जो अपने पोस्ट पे होता है, उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं वो सभी आदेश मान्य होते हैं उसके नीचे के सभी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। यानी कि जो इनकी बातों को नहीं मानेगा, दैट मीन्स समझ लो कि वो वॉयलेंस ही कर रहा है, इसलिए जो भी वो कह रहा है उसको मानना होगा। अगर ऐसा होता है कि जो ये कह रहा है वो सही नहीं है, तो ये लोग किसी हायर अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो लोगों को या ब्यूरोक्रेट्स के पास ये राइट्स होना चाहिए, ये बताता है ये थर्ड पॉइंट के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन करना, यानी कि असेसमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कर्मचारियों को जो हायर किया जाएगा वो स्वतंत्र और मुक्त रूप से होना चाहिए, यानी कि ऐसे लोग आए जिनके पास स्किल है और जो इस संगठन के काबिल है। इसलिए इसके लिए कुछ नियम बताता है मैक्स वेबर, जैसे कि या तो हमें कोई टेस्ट लेना चाहिए या कोई हमें एग्जाम लेना चाहिए, यानी कोई डिप्लोमा फिक्स कर देना चाहिए भाई कि यहाँ तक या यहाँ तक कोई पढ़ा लिखा होगा वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है। जैसे कि हमें इंडियन सिविल सर्विस में जाना है तो हमें पहले यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, एग्जाम के बाद हम जाते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर भी, एसएससी में, यानी अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस के लिए एग्जाम होता है। तो मैक्स वेबर के इसी ब्यूरोक्रेट्स की थ्योरी पे ही आधारित है आज जो हम एग्जाम्स करवाते हैं, जो परीक्षा करवाते हैं, इसी के आधार पर, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम भी लिया जाता है और कुछ डिप्लोमा जैसे कि यानी कुछ टेक्निकल फील्ड जैसे आईटीआई वगैरह हो गए, कुछ टेक्निकल फील्ड के जो डिग्रीज है उनको भी मैंडेटरी कर दिया जाता है और उसी के आधार पर जो उम्मीदवार सेलेक्ट किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि जो यूपीएससी क्लियर कर लेता है उसको लवासना भेज दिया जाता है, उसको फिर 1 साल तक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उसको तैयार किया जाता है एक संगठन के काम के लिए। मैक्स वेबर की इसी थ्योरी को दुनिया भर के देशों ने आज इंप्लीमेंट किया हुआ है, तभी जाके आज देशों के अंदर ट्रेनिंग भी होती है और सिलेक्शन भी एक एग्जाम के तहत होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, पद के अनुसार औपचारिक संबंध, यानी कि फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन हेल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा और यहाँ पे वो काम उसको पसंद आए या ना पसंद आए, डजेंट मैटर, जो उसको काम दिया है वो उसको करना ही होगा। अब चाहे उसके ऊपर की अथॉरिटी ने उसको आदेश दिया हो
है ना, उसको वो बात मानना ही होगा भाई। तो आदेशों को इनकार नहीं कर सकते, ये कहता है मैक्स वेबर। 6 पॉइंट क्या है, कर्मचारियों का नियमित वेतन यानी कि एम्प्लॉइज रेगुलर वेजेस उसको फिक्स कर देना चाहिए। जैसे ये बताता है मैक्स वेबर कि कर्मचारियों को उनके पद और उत्तरदायित्व के आधार पर, जैसे कि उसका पोस्ट क्या है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसका वर्क क्या है, लोड क्या है उसके ऊपर, और उसी के आधार पर उसकी जो सैलरी है उसको फिक्स कर देना चाहिए। और टाइम टू टाइम योग्यता के आधार पर उसका प्रमोशन भी करना चाहिए, ताकि तरक्की के अवसर भी उसको दिखते रहें। और इसी आधार पे आज का जो सिद्धांत है वो चल रहा है, हमारा ब्यूरोक्रेट्स का जो थ्योरी है वो मैक्स वेबर के द्वारा ही अपनाई गई है ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट, कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व का विभाजन यानी कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द एम्प्लॉइज फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व के बीच पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए, यानी कि निजी इच्छाओं और मांगों को अलग रखते हुए संगठन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं हो सकता। वो उस पोस्ट पे इसलिए बैठा है क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए, वो एक ब्यूरोक्रेट का पार्ट है और वो जनता के लिए, न कि अपनी सेल्फनेस यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो संगठन के नियमों का उल्लंघन करता है वो। एंड 8th पॉइंट क्या है, कर्मचारी के ओवर टाइम की नियमित जीविका होनी चाहिए, यानी कि रेगुलर करियर ऑफ एम्प्लॉइज ओवर टाइम। अगर कोई ओवर टाइम लगाता है, कोई ज़्यादा टाइम देता है अपने वर्क पे, तो उसको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलना भी चाहिए, उसका प्रमोशन भी होना चाहिए, यानी कि एक इंसान के वर्क के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका प्रमोशन होना चाहिए। आप मैक्स वेबर की थ्योरीज को इस चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो, और एग्जाम में अगर आप ये चार्ट बना देते हो तो टीचर को यूं ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चार्ट को याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था हमारा मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि आइडियल ब्यूरोक्रेट्स का सिद्धांत ये था हमारा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रकार वेबर के द्वारा समझ लेने के बाद हम समझते हैं मार्क्सवाद ने क्या कहा है कि नौकरशाही ये कैपिटलिस्ट या स्टेट के कंट्रोल में होंगे, तो ये जो फार्मर्स है, जो लेबर्स है, ये इनका एक्सप्लोटेशन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और स्टेट के ऊपर किसी नौकरशाही का दबदबा नहीं होना चाहिए। लेबर्स एंड फार्मर्स इनके खुद के गवर्नमेंट होने चाहिए, कोई कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। स्टेट बनना अमीरों का साथ देता है, इसलिए मार्क्सवादी चाहता है इन नौकरशाही की वजह से करप्शन होता है। नौकरशाही या अमीर लोग होते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं, ये एक्सप्लोटेशन यानी शोषण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मार्क्सवादी चाहता है कि राज्य और नौकरशाही इनको खत्म करके मजदूरों और किसानों की सरकार बनाना। इसलिए मार्क्सवादी के विचार था स्टेटलेस, जहाँ पे स्टेट ना हो, और क्लासलेस, जहाँ पे कोई अमीर गरीब की क्लास भी ना हो। क्लियर है? एंड इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद और केंद्र राज्य रिश्तों को संभालने में इसकी क्षमता की व्याख्या कीजिए। देखो, संघवाद का मतलब क्या होता है, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट यानी कि राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे भारत के अंदर है पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह है, तो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। बट 2 लेवल पे गवर्नमेंट होना कंपलसरी है, तभी वो कंट्री संघवाद कहलाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट की पावर अलग अलग डिफाइन कर दी जाती है, बट कभी कभार इन दोनों में डिस्प्यूट होते रहता है। सेंट्रल बोलता है नहीं ये मेरा पावर, स्टेट बोलता है नहीं ये मेरे क्षेत्र में, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इसलिए इनके रिश्तों को बनाने के लिए ही ये जरूरी है कि इन दोनों में कंपैरिजन करना। जैसे कि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए टोटल 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट को वहीं पे 62 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सेंट्रल लिस्ट में, यहाँ इनको दिया गया स्टेट लिस्ट के अंदर। तो इनके रिश्ते को कंपैरिजन करके पास्ट से और प्रेजेंट से ये बताना कि फ्यूचर में इनको क्या करना चाहिए, जिससे केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते में सुधार आ सके। सारे क्वेश्चन वैसे जिसको बना के लिखा जा सकता है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। भारत के अंदर साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ, क्या भारत के अंदर साइंटिस्ट स्टार्टिंग से ही मतलब कि बहुत खोज करे जा रहे थे, क्या टेक का डेवलपमेंट हुआ था भारत में स्टार्टिंग से ही, इसकी जानकारी आपको प्रोसीजर से देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसको टू द पॉइंट्स में एग्जाम के अंदर लिख पाओ। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के अंदर साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने सबसे बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। भारत के अंदर आईआईटी को इस्टेब्लिश करके, स्थापना करके, आईआईएम को, एम्स को, डीआरडीओ आप देखोगे दोस्त यहाँ पे, प्लस कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी के द्वारा आईटी जो रेवोल्यूशन लाया गया, आज उसी की बदौलत तो आज हम ये सब कर पा रहे हैं यार, है। प्लस मोदी जी ने इसमें और जान फूंक दी, है, इंटरनेट को और बिल्कुल चीपेस्ट करके स्टार्टिंग में क्रांति से ला दी भारत के अंदर भी। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो आईआईटी और जो आईआईएम बनाए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जो बनाया गया, वो जवाहरलाल नेहरू के वजह से तो हो पाया। तो जितने भी आज मोस्टली आज़ादी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट बने हैं, वो सब नेहरू जी के ही कंट्रीब्यूशन है, वो नेहरू जी के ही द्वारा बनाए गए हैं, पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है, सर रामास्वामी
मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनकी तो भाई बात ही अलग है। हुआ क्या, द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसकी स्थापना की गई। और इसके स्थापना करने के बाद सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग प्रैक्टिकली लैब्स बनाए गए और उस लैब्स के अंदर रिसर्च किया जा सके, इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया रामास्वामी मुदालियर जी ने और भटनागर जी ने। और इसीलिए भटनागर जी को किसका फादर ऑफ रिसर्च लैब्स कहा जाता है। जितने भी भारत में आप देखोगे जो रिसर्च लैब्स हैं वो भटनागर जी के कंट्रीब्यूशन से ही भारत के अंदर बन पाया है। इसलिए थर्ड पॉइंट के अंदर महान वैज्ञानिक डॉक्टर भटनागर को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ये केमिस्ट्री के टीचर भी रहे, एक प्रोफेसर भी रहे और अपना कंट्रीब्यूशन पूरे भारत के अंदर प्रैक्टिकल जो लैब्स होते हैं उनको खोलने में दिया। और आज जो आप जगह जगह देखते हो लैब्स खोले हुए, इनका ही दोस्त कंट्रीब्यूशन है। आप देखोगे CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे में एक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला बनाया गया था 3 जनवरी 1950 को, जिसका उद्घाटन नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। अब ये नाम नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, याद नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी भाई। ये नाम भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके द्वारा भारत के अंदर जो किया गया वो आज भी याद किया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाकर। क्या किया गया इन्होंने दोस्त, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना के, और भारत को एटॉमिक एनर्जी में एक पावर बनाया गया, एक पावरफुल कंट्री बनाया गया। तो जिस तरीके से आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके, है ना, एंड एटॉमिक एनर्जी में आज भारत को बल्कि नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश की गई। और भारत के अंदर ये चीज़ तो दोस्त ठीक है मुंबई में है, ठीक है, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा एटॉमिक जो प्लांट है वो कहाँ पे है, सेंटर जो है हमें पता है आप सभी को, ये है कुडनकुलम में। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप इसको देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा। यहीं से दोस्त सारी मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, क्लियर है यहाँ पे। और पोखरण के अंदर बात करते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भारत में जब इसको टेस्ट किया, जब सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश की गई। और यहाँ पे आप पहले यूँ देखिए, 18 मई 1974 को भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि फर्स्ट टेस्ट था, और वो किया गया राजा रमन्ना जी के नेतृत्व के अंदर, जो कि 1400 किलोग्राम का था, जो पूरा बम जो था, मतलब कि एटम बम जो था, इसमें 75 साइंटिस्ट इंक्लूड थे। और जिस टाइम ये किया गया, अमेरिका ने भारत के ऊपर परमाणु एटॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज वगैरह होते हैं, उनको देना बंद कर दिया, भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। कोई बात नहीं भाई, लगा दो, क्योंकि इसको हमने चलाया ही था बिल्कुल गुप्त तरीके से। और इस पूरे मिशन को हमने नाम दिया बुद्धा इज स्माइलिंग, इसका नाम कोड था, इसलिए इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बुद्धा इज स्माइलिंग। इसको हमने इतने अच्छे और शार्प तरीके से किया था, रात के टाइम पे हम धीरे धीरे करके छुप के जाया करते थे ताकि अमेरिका का सैटेलाइट हमको ना देख ले। और हमने क्या किया दोस्त कि उसको ज़मीन में जाके अपनी जो एटॉमिक है पूरी, उस ज़मीन को गड्ढा कर करके डाल दिया और फिर जाके इसका टेस्ट किया। ये बात अलग है दोस्त कि इसमें हम सही और पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए, लेकिन भारत ने अपना जो फर्स्ट टेस्ट है वो 18 मई को दोस्त 1974 में ही कर लिया, राजस्थान के पोखरण के अंदर। भारत की प्रधानमंत्री इस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, सैल्यूट है इनको कि इन्होंने अपना क्रेज़ दिखाया, पहली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो भारत का सफल यानी कि जिसमें हम पास हो गए, वो किया गया 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में, 1998 के बीच में, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान में तरक्की होगी तभी तो किसान को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, फसल अच्छा होगा, देश के अंदर मैं बल्ले ही बल्ले होगी। अब क्या हुआ, अमेरिका सहित सही काफ़ी सारे देशों ने हमको धमकियां दी, डराया धमकाया कि मत करो भाई, ये टेस्ट नहीं करना। हमने किसी की नहीं सुनी। हम अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। जब आपस में दो देश हमारे बगल में देख लिए दुश्मन बैठे पड़े हैं यार, कभी भी अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलते रहती है, तो हमें ये होगा कि बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रहे। कोई आपसे इतना पावरफुल ना हो जाए कि आपको कभी भी डरा और धमका सके, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यही चीज़ किया गया और उसके अंदर हम पास हो गए। और इस सफल परीक्षण के बाद भारत भी एक एटॉमिक कंट्री बन गया जिसके पास परमाणु बम है, क्लियर है।
इसके बाद पाकिस्तान ने भी किया, और वो तो अपनी पूरी इकोनॉमिक दबा लिया दोस्तों इसी एटम बम से और प्लस हथियारों के चक्कर में, हथियारों का जखीरा खड़ा करने में। वो आज़ादी का टाइम जब 1969 के अंदर इसरो की स्थापना की गई, और ये वही इसरो है दो जिसने भारत का नाम आज नासा को भी टक्कर दे के बहुत ऊंचा कर दिया है। गेम चेंजर कहलाए इसरो, और स्टार्टिंग से लेकर आप देख लो कि इसरो ने कई बार कभी 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं लगभग 3 मंथ्स के अंदर, कभी 100 सैटेलाइट्स हैं इसरो के द्वारा भी लॉन्च किए थे कुछ टाइम पहले आपने देखा। तो ये टाइम टू टाइम जो इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स किए जाते हैं लॉन्च, और दुनिया भर के देश अब इसरो से करवा रही है। आप जरा खुद देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये जिस तरीके से भारत साइंस और टेक में आज तरक्की कर रहा है, ये गर्व की बात है। DRDO के द्वारा भी जो किया जा रहा है, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीय हैं। साइंस एंड टेक में तरक्की भारत के लोगों का एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। कह सकते हो कि पॉजिटिविटी में हम पूरे देश को आगे लेके जाएगा। चाहे नासा हो, एंड देखो किसी भी कंट्री के लिए वो चीज़ जरूरी होती है साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होना, ठीक है। एंड 5th पॉइंट क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा अधिक अन्न उपजाऊ का अभियान चलाया गया था, और इस अधिक अन्न उपजाऊ यानी कि ग्रो मोर फूड का जो कैंपेन चलाया गया था, इसके तहत भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति लाई गई। क्यों? क्योंकि भारत का 65% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे, और ये 65% लोग ऐसे हैं जिनको तकनीक चाहिए थी, तभी तो क्रॉप्स ज़्यादा होगी। इसीलिए भारत के जो साइंटिस्ट मेन हुए वो डॉक्टर थे BP पाल पहले, और SM स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। इन तीनों साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग किस्म की जो बीज उनको खोज की गई, और जिस तरीके से भारत के अंदर हरित क्रांति हुई, उसने भारत की फसलों को 4 गुना इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरीके से कह सकते हो कि भारत की जो क्रॉप्स है उसमें तेजी आई। जो भारत उस टाइम मतलब कि खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था, और भारत उसको एक्सपोर्ट करने लग गया। तो इस कंडीशन के अंदर भी भारत की तरक्की बहुत बेहतर हुई, और यहाँ पे इन साइंटिस्टों को सलाम किया जाता है भाई भारत के अंदर आज भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट वर्गीस कुरियन के द्वारा जो भारत के अंदर आज आप अमूल दूध पीते हो, जो आप दूध पीते हो भाई, उनकी शुरुआत वर्गीस कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की गई थी गुजरात के अंदर। और आज अगर ये नहीं करते तो आप दूध नहीं पीते हैं। तो वर्गीस कुरियन के द्वारा जो ये किया गया माइंड ब्लोइंग था। तो इतना प्रोडक्शन हुआ भारत के अंदर कि हम इसका एक्सपोर्ट करने लग गए। जरा खुद सोचिए भाई। एंड तो इसी तरीके से हम साइंस एंड टेक में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। आज भारत एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आज इस तरीके से मतलब कि डिपेंडेड है कि इन चीज़ों को हम आस पड़ोस के कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इतना माल हमारे पास है। सबसे बड़ी बात 1905 के अंदर पूसा के अंदर बिहार में एक इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, और इस इंस्टीट्यूट को आप यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर, इसको IARI कहा जाता है। इसका काम ये था कि भारत के अंदर अलग अलग एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसीज बनाना और अलग अलग किस्मों की खोज करना। जैसे कि भारतीय कृषि अनुदान इसका नाम पड़ेगा आगे चलकर, और इसका मेन काम यही रहा कि अनाज की सैकड़ों जो नई नई किस्में हैं उनकी खोज की जाए, अलग अलग किस्मों की खोज की जाए। जितनी ज़्यादा डिस्कवरी होगी उतना ही नाम भारत का पूरी दुनिया में होगा, और इस नाम को बरकरार करने के लिए अलग अलग टाइम पे कई सारी एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट को बनाया गया। तो भारत ने आज 1-2 सेक्टर्स में नहीं, सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कई सारे आज इंजेक्शन हम बना रहे हैं, कई सारे इंजेक्शन यार, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर, स्पेस के अंदर है, एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। सबसे बड़ी बात डिफेंस साइंस के अंदर भारत बहुत तरक्की कर रहा है। और देखो कि आज जब भारत का मंगलयान मिशन था मार्स पे, सब पहली बार भारत का जो ऑर्बिटर जो पहुंचा वहाँ पे, कब 5 नवंबर 2013 को। तो भारत तो उस टाइम से ही ये चीज़ एक दुनिया को संदेश दे चुका था। अब मिशन मंगल आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, उस मूवी में सही तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो मंगलयान मिशन के द्वारा इंडिया का फर्स्ट मार्स जो ऑर्बिटर है वो पहुंचाया गया। भारत को द स्पेस पायनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2015 के अंदर भारत को नवाजा गया, और भारत ने दोस्त एक इतिहास रच दिया जब इसरो के द्वारा टोटल 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। माइंड ब्लोइंग था आज। 9th पॉइंट क्या है, भारत आज प्रोग्रेस कर रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में। आज खुद के वो इंजेक्शन बना रहा है। भारत आज पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। भारत आज सबसे बड़ी बात पोलियो मुक्त, आज किसी को पोलियो नहीं होता। हम इससे बहुत जल्दी निजात पा चुके हैं। बहुत कम केसेस अब भारत के अंदर ये हो गया है। कोरोना के टाइम में भी दोस्त भारत ने अपने खुद की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाया। जब कोविशील्ड दुनिया लगा रही थी, भारत भी कोवैक्सीन, कई सारे मेडिसिन भारत ने अपने खुद के बना दिए। इवन बनाए भी, भारत को लगाई भी,
प्लस दुनिया के और देशों की हेल्प भी करी यहाँ से एक्सपोर्ट कर कर। तो भारत आज एक जिस तरह के सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया भर के अंदर छाया, ये भारत की साइंस एंड टेक की एक तरक्की तो है भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो वैज्ञानिक खोज हो सकते हैं, जितनी भी मैक्सिमम हो सकते हैं, वह पूरी तरीके से की जा रही है, आज भी की जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी हो गया विभाग हो गया, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान हो गए, इन सभी परिषदों के द्वारा जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज है, नई नई प्रजातियों की खोज है, नई नई साइंस एंड टेक में जो डिस्कवरी है वो अभी तक जारी है और ये छूट नहीं सकती है भाई। क्योंकि देश की तरक्की उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन हमने साइंस एंड टेक में महारत हासिल करना छोड़ दिया। 10 पॉइंट क्या है, भारत आज मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, और इस प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर जो भी आज हम चाहे छोटे छोटे चीज़ भी बनाए वो हम भारत में खुद बनाए, वो हम देशों से खरीदे ना, तब जाके भारत का माल भारत में ही बिकेगा और वो भारत में ही बनेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे हम। और सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा मोस्टली जो सामान है आज कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से, अरब कंट्रीज से, प्लस रसिया देख लो, चाइना देख लो, दुनिया भर के देशों से आता है, तो इसलिए ज़रूरी है ये। तो आज भारत की तरक्की के अंदर हम तो सिर्फ राजनेताओं का नाम याद रखते हैं, भारत की तरक्की के अंदर इन साइंटिस्टों का भी नाम है भाई, आज इनको सैल्यूट है, जिनके अंदर होमी जहांगीर भाभा जी आते हैं, जगदीश चंद्र बोस जी आते हैं, सी वी रमन जी आते हैं, अभी जी है इसरो के भाई सबसे मेन मस्त बंदे यार एक नंबर, रामानुज जी आते हैं, मेघनाथ साहब, सत्येंद्र नाथ बोस जी आते हैं, अन्नावनी आते हैं, बीरबल साहनी आते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन आते हैं, दौलत सिंह कोठारी आते हैं, हरगोविंद खुराना आते हैं, इतने सारे नाम हैं। अब्दुल कलाम जी को तो भूल नहीं सकते भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, माइंड ब्लोइंग यार। तो भारत की तरक्की के अंदर इन सभी का हाथ रहा, और भारत आज जिस तरीके से साइंस से टेक के अंदर आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में भारत भी एक सुपर पावर होगा हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन और सबसे बड़ी बात है साइंस एंड टेक में। स्पेस में भारत का झंडा दोस्त बहुत पहले गड़ चुका है, भारत इसके लिए अभी से प्रयास कर रहा है और बहुत तेज़ी से दोस्त भारत आज भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं इसकी, तो साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के लिए देखो, भारत का जब बहुत टाइम चल रहा था, जब हम गुलाम हुआ करते थे, तो अंग्रेज़ों ने खूब एक्सप्लोटेशन किया, यहाँ का सामान लूट कर इंग्लैंड लेकर गए, वहाँ पे सामान को बनाया और हैवी प्राइस के अंदर यहाँ पे आके बेच डाला उसको, खूब यहाँ से लूटा खसोटा अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत। मतलब भारत का आज भी एक ऐसा एरिया है जिसका डेवलपमेंट होना बाकी है, अभी हुआ ही नहीं है, और एक ऐसा एरिया जो बहुत तरक्की कर चुका है। तो ये जो होना और ना होना की जो ये खाई है, हमें सबसे पहले इसको पाटना होगा, पूरे भारत का एक साथ विकास करना होगा। और गांधी जी के द्वारा कहा गया था, अगर भारत के अंदर गाँव का विकास नहीं होता है, अगर गाँव नष्ट होते हैं तो उस दिन भारत नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें गाँव की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। गांव के अंदर लोगों को जो भी साइंस एंड टेक की जो बात की जाती है, वहाँ पे सबसे पहले टेक्नोलॉजी पहुँचानी चाहिए। इसमें सुधार हुआ है, आज दोस्त हम जिस टाइम पे जी रहे हैं, आज फ़ोन, कंप्यूटर सब उससे आप मतलब कि वाकिफ़ हैं और सब समझते भी हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक लास्ट जनरेशन है जो फ़ोन चलाना नहीं जानती। अब आने वाले सभी जनरेशन का फ़ोन चलाना पता होगा, क्योंकि आपको फ़ोन आता है, हमें आता है, हमारी शादी होंगे, बच्चे होंगे हैं, वो तो पैदा होते ही फ़ोन चलाएंगे। अभी तो बच्चे 4 साल 5 साल के बाद 3 साल के बाद फ़ोन चलाता है, वो तो पैदा होते ही फ़ोन लेते ही पैदा होंगे। नहीं भाई, फ़ोन से दूर मत करो। हम पहले गलियों में खेल लिया करते थे, आज गलियों में सन्नाटा होता है, बच्चे घर में होकर फ़ोन छेड़ लिया करते हैं, ज़माना ही चेंज हो गया है। तो साइंस और टेक ने लोगों को बेरोज़गार बना दिया है सबसे पहले तो। दूसरी बात, लोगों को जो अपनापन है वो छीन लिया है। आज लोग साइंस और टेक में बहुत घुस जाते हैं। ये चीज़ तो ठीक है, देश को तरक्की कर रहा है, बट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि फ़ोन वगैरह हम देखते हैं, कुछ ऐसे जिसमें लोग एक बार देख लिए, घुस गए तो घुसे रहते हैं। आस पड़ोस क्या हो रहा है, घर में फैमिली है नहीं है, संडे है मंडे है, कोई टाइम नहीं देना, लोग कट चुके हैं। पहली बात तो इन जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। बाकी साइंस और टेक में जो भारत की तरक्की हो रही है वो बरकरार है। एक चीज़ की वजह से और भारत की एक की मतलब की कमी है यार, कि जो भारत का जो डिफेंस का जो टूल्स है, चाहे वो हथियार देख लीजिए आप, हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी है ना, एंड रसिया, इन सब देशों पे डिपेंड रहते हैं। क्यों ना ये भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो, हम बहुत कर रहे हैं इसके अंदर। आपको देखिए, ब्रह्मोस्त्र आज दुनिया भर के देश डिमांड कर रहे हैं कि भाई ब्रह्मोस्त्र बेचो भाई, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, भारत के अंदर बना है। तो ऐसा ही हम और भी टूल्स बना सकते हैं। भारत को इस चीज़ में अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। कब तक हम किसी और देश पे डिपेंड रहेंगे? क्लियर है यहाँ पे?
तो इस चीज़ को लेकर भारत की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की जाती है और भारत भी जल्द इससे आगे बढ़ रहा है। भारत में 2 साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, जिससे कि साइंस और टेक में डिस्कवरी के लिए एक अलग से पूरा बजट भारी भरकम हो, जिससे कि इनको सपोर्ट मिले, वरना डिस्कवरी हो ही नहीं पाएगी यार। और नासा के ऊपर अमेरिका कितना खर्च करता है, ऐसे नहीं कि इस रुपये इंडियन गवर्नमेंट खर्च नहीं करती, बट ऐसे नई नई जो डिस्कवरी है उसको और प्रमोट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा डिस्कवरी भारत में होगी उतना ही भारत का नाम होगा। ये है दोस्त हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में आता है, इसका फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने समझा ही दिया है। अब हम समझते हैं निर्भरता सिद्धांत। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा वो है निर्भरता सिद्धांत, यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है, जब एक देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो जाए अपने आर्थिक विकास के लिए। अब यही कॉन्सेप्ट दिया गया है डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। तो चलिए अब हम समझते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या। देखो 1950 का टाइम था जब डिपेंडेंसी थ्योरी को दी गई। एक अमीर देश और गरीब देशों के बीच में जो फासला है ये बढ़ता जा रहा था और गरीब देश अमीर देशों पे इस तरीके से डिपेंड हो गया था कि उसका शोषण बढ़ता जा रहा था और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया। हम समझते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन को। देखो 1960 का टाइम था, 1960 का टाइम था जब लैटिन अमेरिकन के जो कंट्रीज है, देखो ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में देखिए आप, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इधर ब्राजील आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। एरिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं, इस कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इनकी हालत वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, बहुत इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में इनकी इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पूरा तहस नहस हो चुका था। तो 1960 में लैटिन अमेरिका में आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा एक डिपेंडेंसी थ्योरी दी गई और इस डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब ये था कि आखिर इन कंट्रीज के अंदर ये भूखमरी क्यों है, ये इतने पिछड़े क्यों हैं, का रीजन बताया गया डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। आखिर आर्थिक ठहराव क्यों आ गया इसके अंदर और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, इसका रीजन क्या है। तो इसकी स्टार्टिंग तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से हुई और एक एक करके ये दुनिया भर के तमाम कंट्रीज में फैलता चला गया और ये बताया गया कि आखिर एक कंट्री क्यों आज अपना विकास नहीं कर पा रहा है और उसके आज इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब है इसके क्या क्या रीजन है। चलिए हम जानते हैं डिपेंडेंट थ्योरी क्या है और इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, डोस सैंटोस के द्वारा, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट है, कहाँ के, ब्राजील के हैं, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है ब्राजील, क्लियर है, और वहीं के हैं और वहीं पे स्टडी भी कर रहे थे ये। तो इन्होंने ये बताया भाई कि वर्ल्ड 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रभुत्वशाली, यानी कि जिनके पास पूरे रिसोर्सेज है, पैसे वाले लोग, और दूसरा है निर्भरशाली, यानी कि जिसको निर्भरशील कहते हैं, यानी कि प्रभुत्वशाली के पास सब कुछ है और जिनके पास सब कुछ है जो इन पे डिपेंड है, जिनके पास सब कुछ है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, भाई ये तो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि इनको डोमिनेंट कहा गया कि इनके पास सब कुछ है और ये दुनिया भर के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाते हैं। और इनके ऊपर जो डिपेंड है इनको कहा गया निर्भरशील। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे लैटिन अमेरिका के ब्राजील कंट्री हो गया या एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो मान लो दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई है और ये डेवलप कंट्री है और ये है डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है अपने विकास के लिए ये इन पे डिपेंड रहते हैं और यही मेन रीजन बताया गया इनके बदहाली। जो डेवलपिंग कंट्रीज की आज बदहाली हुई पड़ी है वो इसी वजह से हुई पड़ी है कि आज छोटी छोटी चीजों के लिए ये इन डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और इसी का पूरा फायदा उठाया जाता है। पहले का विकास दूसरे की कीमत पर हुआ पड़ा है, यानी कि आज जो विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों की कीमत पे ही बने हुए हैं। इनका खूब शोषण किया गया। जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, यहाँ का कच्चा माल लूटा, ब्रिटेन में जाके यानी इंग्लैंड में जाके बनाया और उसी माल को बनाने के बाद भारत के मार्केट में आके बेच डाला। तो यही हो रहा था और ऐसे एक नहीं तमाम विकासशील देशों के अंदर किया और उनके कच्चे माल को लूटकर फुल फायदा उठाया गया। इसलिए विकासशील देशों की हालत और ज्यादा बेकार हो गई क्योंकि कई सालों तक ये इन डेवलप कंट्री के गुलाम रहे हैं। ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट है डोस सैंटोस, इनके द्वारा लैटिन अमेरिका के अंदर डेवलप किया गया और ये बताया गया कि लैटिन अमेरिका के देश आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अपने देश के अंदर गरीबी महामारी को मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को। और ये चीज बाहर निकल कर आई तब लगा अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को कि भाई यही दिक्कत तो हमारे देश के अंदर भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा नीचे है। इसीलिए बताया गया कि औपनिवेशिक निर्भर गुलामी के टाइम से ही ये डिपेंड हो चुके हैं उनके ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, यानी कि फाइनेंशियल रूप से भी ये डेवलप कंट्री पे ही डिपेंड है। तीसरा बताया गया ये टेक्नोलॉजी इनके पास तो है नहीं, तो इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी के लिए भी ये डिपेंड है डेवलप कंट्री के ऊपर। तो ये 3 पॉइंट्स बताया गया जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री ये डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड है और इनकी बदहाली का यही मेन रीजन है। और ये डेवलप्ड कंट्री भी चाहते हैं अपना रीजन बना कर रखे और डेवलप्ड कंट्री को भी डेवलपिंग कंट्री से कच्चा माल मिलता आया है और अभी भी वो चाहते हैं इनका फायदा उठाया जाए। तो अब विकसित देश यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनके आर्थिक पिछड़ेपन का मेन कारण क्या है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। ये इन विकसित देशों पे डिपेंड है और इन्हीं की वजह से इनका शोषण होता आया है, यही कारण है। दुनिया भर के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो पूरी वर्ल्ड 3 वर्ल्ड में डिवाइड होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो प्रथम विश्व है, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, इसको यूएसए और यूएसए के जो सहयोगी देश थे उसके नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड वर्ल्ड था, द्वितीय विश्व, इसको यूएसएसआर और जो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे उनके नाम से जाना जाता है। और जो थर्ड वर्ल्ड है इसको तृतीय विश्व कहा जाता है। इसके अंदर वो सभी देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज
कंट्रीज के नाम से जाने जाते थे, जो विकासशील देश से अपना आर्थिक विकास कर रहे थे, और इन कंट्रीज को नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने वाले देशों के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड थे और जो सेकंड वर्ल्ड थे, इनकी हालात उस टाइम पे ठीक थी, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज थे इनकी हालत खराब थी, क्योंकि ये इन्हीं फर्स्ट वर्ल्ड के और सेकंड वर्ल्ड के देशों के गुलाम रह चुके हैं एक टाइम पे। तो अल्प विकसित देशों की जो हालत खराब थी, इनमें बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा यानी कि अनएजुकेशन यानी कि एजुकेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसके इंटरनल फैक्टर्स काफी थे, तो इसलिए इसमें ये एनालाइज किया गया कि आखिर इसका रीजन क्या है, और इसमें यही बताया गया कि इसका मेन रीजन यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड है अपनी आर्थिक विकास के लिए, और वो इनका शोषण करता है। पूंजीवाद इसका मेन रीजन। इसके बाद वॉलस्टीन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया और ये बताया गया दुनिया भर के अंदर जो पूंजीवाद का उदय हुआ है, कैपिटलिज्म का जो राइज हुआ है, इसके वजह से जो श्रम का विभाजन यानी कि जो लेबर है इसका डिवीजन हो गया। और आज दुनिया भर के अंदर टोटल 4 तरह के देश हैं, और इन 4 तरह के देशों को वॉलस्टीन के द्वारा डिवीजन करके बताया गया है ये कौन कौन से देश है। अब ये मेन कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। क्लियर है? अभी तक हमने अपनी इंट्रोडक्शन देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, तो चलिए अब हम जानते हैं वॉलस्टीन के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कोर, परिधि और अर्ध परिधि का। हम एक एक बात करते हैं कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी, एक्सटर्नल एरियाज का, जिसको बाहरी क्षेत्र कहते हैं। तो टोटल 4 तरीके के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। सबसे पहले है कोर कंट्रीज। कोर कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनकी इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी है, जिनके पास पूरी मिलिट्री की ग्रुप है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है आज के टाइम के, जैसे अमेरिका हो यानी यूएसए हो गया, या वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ऐसे कंट्री जिनके पास सब कुछ है, इकोनॉमिक हालत उनकी ठीक है, मिलिट्री ग्रुप उनके पास है। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, यानी कि इकोनॉमिकली और मिलिट्री के रूप में वो पावरफुल कंट्री है आज, उनको बोला जाता है कोर कंट्री, यानी कि दुनिया के वो सबसे सेंटर मेन कंट्री है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कोर कंट्री उनको कहा जाता है जिनके देश के अंदर उच्च स्तरीय कौशल है, यानी कि स्किल्डफुल लोग हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने के, प्रोडक्शन करने के जो साधन है, जैसे कि मशीन वगैरह हो गए, वो सारे यहीं पर हैं। तो यह है कोर कंट्रीज की खासियत। इसके बाद कोर देश उत्पादित वस्तुओं के निर्माता है, यानी कि ये वस्तुओं यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज को ये बनाते हैं और दुनिया भर के अंदर ये उसको बेचते हैं, को इससे फायदा होता है, और ये बेचकर उन विकासशील देशों से मुनाफा कमाते हैं, उनका शोषण करते हैं, और इसी वजह से विकासशील देशों की हालत अभी तक वही रह गई। इसलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जरूरी है, जो अभी तक सिर्फ कोर कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा है। एंड इसके बाद ये देश परिधीय देशों का शासन एवं शोषण करके महत्वपूर्ण लाभ करते हैं, यानी कि बेनिफिट कमाते हैं, शोषण करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये परिधीय देश कौन है, यानी कि जो पेरिफेरी कंट्रीज है, ये परिधीय देश वो है जिनको आज डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये हमारी किताब है, बुक है या कॉपी है, आप देखते हो कि जब भी हमको बुक में देखते हैं तो इस तरफ हमारे एक लाइन लगी होती है, और इस तरफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी जो पेज हम इस पे क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं, तो हम हाशिया कहते हैं, यानी कि ऐसे देश जो अभी हाशिया पे हैं, जो काफी बैकवर्ड हैं, तो उनको कहा जाता है परिधीय देश, जिसको डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड के रूप में भी कह सकते हो, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड भी कह सकते हैं, तृतीय विश्व के देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसके बाद ये देश परिधीय देशों के घरेलू बाजार में अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। परिधीय देश मतलब, चलिए हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। परिधीय देश कौन से हैं, यानी कि पेरिफेरी कंट्रीज। परिधीय देश देखो, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और जो मिलिट्री कंडीशन इनकी वो इतनी सही नहीं है जितनी जो कोर कंट्रीज है उनकी है, तो ये हाशिया पर है। इनके पास अनस्किल्डफुल लेबर है, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन करने के तरीके हैं, जो साधन है, मशीन है, इनके पास वही नहीं है। ये कोर कंट्रीज को कच्चे माल बेचते हैं, ये अपने देश से माल को बेचते हैं, और यही कंट्री जो कोर कंट्रीज हैं अपने देश के अंदर मशीनों से माल बनाकर वापस इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में आकर बेच डालते हैं, कुल दवा के मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से जो परिधि कंट्री यानी पेरिफेरी कंट्रीज के जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तबाह हो जाती है। इनमें सामाजिक असमानता का स्तर काफी ऊंचा है, यानी कि इन परिधि कंट्रीज या इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आज भी सोशल इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अमीरी गरीबी का फासला बहुत बढ़ता जा रहा है, और करप्शन सबसे बड़ा यहाँ पे दीमक है जो इनको खाता जा रहा है। कोर देशों के बहुराष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा शोषण होता है, यानी कि जो कोर कंट्रीज के एमएनसी है, टीएनसी है, टीएनसी का मतलब या एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, जो डेवलप्ड कंट्री की कंपनी होती है, ये विकासशील देशों के अंदर जाके अपना व्यापार करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाके वहाँ पे ट्रेड करती है। जैसे मैकडोनाल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला, ये सब कहाँ की है? वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनकी कंपनीज आज विकासशील देशों के अंदर जाके अपना पूरा व्यापार चलाती है। इसी वजह से जो परिधि देश है का शोषण होता है। एमएनसी, टीएनसी के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है ताकि स्टेट की जो पावर ये कम हो और ये ज्यादा पावरफुल बने। तो ये हो गया हमारा कोर कंट्रीज, नीचे हो गया हमारी परिधि कंट्रीज यानी कि पेरिफेरी कंट्रीज। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास अर्ध परिधि। अर्ध परिधि का मतलब क्या हुआ कि वो आधे परिधि में है और आधे कोर में है, ये बीच के कंडीशन में होते हैं, ना ये पूरे कोर होते हैं और ना ही ये पूरे तरीके से पेरिफेरी कंट्रीज होते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखो, कोर और परिधि देशों के बीच यानी जो मध्य यानी कि जो मिडिल पार्ट में होते हैं उनको कहा जाता है अर्ध परिधि। ये पूरी कोशिश करते हैं कोर कंट्रीज में जगह बनाने की, कि इनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। ये विकासशील देश होते हैं नो डाउट, बट ये अपना विकास तेजी से कर रहे हैं। जैसे कि चाइना है, आज का जो चाइना है 1949 के चाइना को उठा के देखिए, हालत पूरी खराब थी, पूरा तबाह हो गया था चाइना, बट उसने जिस तरीके से अपना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो आज अर्ध परिधि के कैटेगरी में आ गया है। कोर और परिधि दोनों देश साथ में आयात
आयात और निर्यात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। एंड जो विश्व व्यवस्था में जो अर्ध परिधि देश है, ये कोर और परिधि के बीच में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सेमी पेरिफेरी कंट्री है, इनका काफी रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, इसलिए ये कोर कंट्री से अपना रिलेशन बनाते हैं और कोर और सेमी पेरिफेरी कंट्री से मिलकर पेरिफेरी कंट्री की फुल दवा के शोषण करते हैं। मेन यहाँ पे तीन डिवीजन किया गया है दुनिया का, लेकिन वॉलस्टीन के द्वारा एक और डिवीजन दिया गया जिसका नाम है श्रम विभाजन के रूप में बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एक देश अपने संबंध दुनिया से तोड़ देता है, खत्म कर देता है, जिसको हम बंद व्यवस्था कहते हैं, यानी क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। 20वीं सेंचुरी के अंदर रूस की ऐसी सिस्टम हो गई थी जब 1917 के अंदर यूएसएसआर के द्वारा कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया गया। इसने दुनिया भर से अपने ट्रेड रिलेशन खत्म करने स्टार्ट किए और अपने इकोनॉमी को पूरी क्लोज कर दिया। इसको नुकसान भी झेलना पड़ा और फाइनली 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने यही पढ़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको पहले डिपेंडेंसी थ्योरी को बताना है, डिपेंडेंसी थ्योरी को लाने वाला कौन है, फिर आपको कोर, पेरिफेरी और सेमीफेरी और एक्सटर्नल जो एरियाज है, इनको ये जो चार आपको पॉइंट्स बताए इनको डिफाइन कर दे। इसके बाद हम देखते हैं नागरिक समाज पर हेगल के क्या विचार है, यानी कि हेगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। पहले हम देखते हैं फैमिली और नागरिक समाज के बारे में। देखो दोस्तों, जॉन लॉक, रूसो, इन सब का ये मानना था कि जो स्टेट है और नागरिक है और समाज है, यानी नागरिक यानी सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, ये दोस्त तीनों को तीनों एक ही कंसेप्ट है। यानी कि इन तीनों ने यानी जो ये सब जॉन लॉक वगैरह और जो रूसो वगैरह ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने इन सभी को नागरिक समाज को, राज्य को एक ही समझा। इन्होंने अलग अलग करके नहीं समझा इसको, या अलग अलग इसका कंसेप्ट नहीं दिया। इन्होंने बोला कि क्योंकि नागरिक से ही मिलकर समाज बना हुआ है, समाज से मिलकर राज्य बना हुआ है, इसलिए ये सब के सब सेम है। बट दोस्तों जब हेगल आया तो हेगल ने क्या बोला कि नागरिक अलग है, यानी कि नागरिक समाज अलग है और राज्य अलग है। इसने बोला दोस्त कि जो राज्य है वो नैतिकता और आध्यात्मिक यानी कि मोरल और स्पिरिचुअलिटी का परिणाम है राज्य। यानी कि दोस्त राज्य जो है बिल्कुल नैतिक, बिल्कुल मोरल है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और ये स्पिरिचुअलिटी दैट मीन्स ये भगवान ने इसको बनाया राज्य को, ना कि इंसानों ने राज्य को बनाया। बल्कि दोस्त हम जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो की बात करते हैं तो उनका क्या कहना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा राज्य बना, स्टेट बना है, ना कि भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो बट हेगल कहता है कि भगवान ने राज्य को बनाया है और ये नागरिक समाज और राज्य को दोनों को अलग अलग करके देखता है। दोस्तों हेगल के अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज, दोस्तों ये जो दोनों हैं स्टेट एंड यानी कि दोस्त पॉलिटिकल सोसाइटी जो है हमारी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है और इसको डिफाइन करता है कि ये दोनों प्रैक्टिकल चीज़ में तर्क बुद्धि लॉजिक के द्वारा देखा जा सकता है। राज्य एक नैतिक सत्ता है, राज्य के ऊपर कोई नहीं है और राज्य ना ही दोस्त किसी की बातों को फॉलो करेगा, राज्य को ना ही कोई सिखा सकता है, स्टेट सबसे ऊपर है। अब हम ये देखेंगे दोस्त आने वाले टाइम में, इसने बताया हेगल ने कि इस दुनिया के अंदर तीन मतलब कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले दोस्त ये यानी सोसाइटी में बिल्कुल तीन चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करता है ये। वो तीन गतियाँ कौन कौन सी है जिस इन गतियों से ही होकर इंसान गुजरता है। सबसे पहला फैमिली है, जब इंसान पैदा होता है दोस्त तो एक नेचुरली कंडीशन में पैदा होता है और जो नेचर उसको भेजती है वो एक फैमिली में भेजती है। अब इस नेचर जो भेजी है फैमिली में, तो पहला दोस्तों जो गति है, पहला जो मोशन है इंसान का, जिस रास्ते से वो होके गुजरता है, हेगल ऐसा कहता है, वो है दोस्तों फैमिली, जो कि एक नेचुरली है। अब इंसान आने के बाद एक दोस्त कह सकते हो कि आर्टिफिशियल एक वो सोसाइटी बनाता है। तो हेगल कहता है कि सोसाइटी का आर्टिफिशियल है, जिसको नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी कहा जाता है। ये हो गया हमारा सेकंड। और थर्ड होता है दोस्त स्टेट। स्टेट में आने के बाद इंसान का एक सबसे सर्वोच्च कह सकते हो कि परम जो उसका गोल है, जो अल्टीमेटली जो उसका लक्ष्य है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। और स्टेट में आने के बाद दोस्तों जब स्टेट में आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स इसकी जो ज़िंदगी होती है वो स्टेट में ही गुजरती है और यहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। पैदा वो फैमिली में होता है और स्टेट में वो ख़त्म होता है। ये दोस्तों यहाँ पे कहता है हेगल। इसी को कहा जाता है डायलैक्टिकल रिलेशनशिप, जो कि आपस में देखो तो किस तरीके से फैमिली में फिर यानी कि बातचीत, एक कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, कह रहे हैं यहाँ पे बताने चाह रहे हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं पहले फैमिली की, हम परिवार की। देखो दोस्तों परिवार और सिविल सोसाइटी में डिफरेंस क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, ये तब आप हेगल को समझ पाओगे। दोस्तों ये परिवार को कहता है विशेषणोमुखी। देखो जो ये वर्ड ये ध्यान रखना, विशेषणोमुखी प्रयथार्थवाद। इस वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्त, पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। इसका मतलब ये होता है कि जब इंसान परिवार में है तो इंसान स्वार्थ से, अपनी सेल्फीनेस से हटकर काम करता है, वो भी परिवार के सदस्यों के लिए। मान लो कि दोस्त ये पूरे परिवार के मेंबर हैं, मान लो एक फैमिली के अंदर दोस्तों 6 इंसान हैं, ठीक है, और मान लो कि राशन लाने गया एक बंदा, और एक बंदा राशन लाने के लिए गया है, तो मान लो एक बंदे को उससे घर वाले ने भेज दिया, भाई लाइन में जाके जा, तो लाइन में लग जा। मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। और दोस्त जैसे ही
वो हटेगा तो वो अपनी फैमिली के मेम्बर को आगे लगा देगा। ऐसा अक्सर होता है दोस्त, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने जान पहचान या अपने फैमिली मेम्बर को अपनी जगह में आके बीच में घुसा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परिवार अपनी फैमिली के लिए स्वार्थ से हटकर काम लेते हैं। हम अपने लिए काम नहीं करते, है ना। हम सेल्फिश होकर काम नहीं करते, हम स्वार्थ से ऊपर हट के काम करते हैं, है ना, ऊपर होकर काम करते हैं। तो यही भी कहना चाहता है वो कि परिवार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा दोस्त स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंसान सेल्फिनेस, अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर काम करता है, अपने परिवार मेंबर के लिए काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारी फैमिली की बात, जहाँ पे इंसान स्वार्थ से काम नहीं करता, वो अपने परिवार में एक दूसरे के लिए काम करता है। जैसे कि दोस्तों आज भाई भतीजावाद हम कहते हैं कि आज पॉलिटिक्स के अंदर आज एक राजनेता दूसरा नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, तो वो अपने फिर बेटे को टिकट दिलवा देता है, दोस्तों फिर MP बना देता है, MLA बना देता है। तो यही भाई भतीजावाद चलता रहता है। तो ये कहता है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंसान परिवार में स्वार्थ नहीं देखता, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन दोस्त इसी नियम को कहा जाता है सामाजिक लोकाचार। सामाजिक लोकाचार का मतलब क्या होता है? सोशल मोड्स का मतलब जब इंसान निस्वार्थ से काम करे अपने परिवार के लिए, ठीक है, सामाजिक लोकाचार। लेकिन दोस्त ये एक सीमित, एक लिमिटेड एरिया तक होता है, क्योंकि दोस्त परिवार में टोटल मान लो किसी के 6 मेंबर हैं, किसी के 7 मेंबर हैं, बट ये लिमिटेड एरिया तक है। अब आके ये नया कंसेप्ट देता है, अब इंसान परिवार से निकलकर एक आर्टिफिशियल सोसाइटी बना लेता है, जिसको ये कहता है सिविल सोसाइटी। डैट मीन्स नागरिक समाज। नागरिक समाज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समाज जहाँ पे इंसान और लोगों के साथ मिलता है, अब उनके साथ मिलके काम करता है। क्योंकि दोस्त सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग हैं, परिवार एक फैमिली में तो गिने चुने जो आपकी फैमिली है वही लोग होंगे। तो परिवार में तो इंसान स्वार्थ से हटकर काम कर रहा था, लेकिन अब इंसान स्वार्थ के आधार पर काम करेगा। मान लो दोस्त सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और आप मान लो दोस्तों सब लगभग 10 लाख लोग UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अक्सर एक बंदा, मान लो ये सारे बंदे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि UPSC का एग्ज़ाम ये निकाले, तो दोस्त इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ठीक है दोस्त, कुछ भी करना पड़े, ये स्वार्थ के लिए काम करेंगे। अब दोस्त मान लो कोई इनको बुला रहा है, भाई आजा यार चलते हैं आज पिज्ज़ा खाने के लिए, ये बोलेंगे नहीं भाई मुझे नहीं घूमना, मैं बैठ के रूम में पढ़ूंगा, UPSC निकालना है, मुखर्जी निकाल में बैठ के पढ़ूंगा भाई मैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये स्वार्थ से काम करेंगे, ठीक है, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, बिल्कुल ही सब जगह स्वार्थ है ये। बट फैमिली के अंदर दोस्त स्वार्थ नहीं आता। सोसाइटी, जब सिविल सोसाइटी की बात करेगा, हेगल बोलता है कि इंसान जब सोसाइटी में मिल जाता है, सोसाइटी के अंदर जब वो काम कर रहा है, मान लो दोस्तों कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल देता है ये, इंसान जब जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अंदर इंसान क्या करता है? आजीविका, है ना, लिवलीहुड का, अपने जीवन जीने के लिए पैसा कमाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? लोगों की ज़रूरतों को देखेगा। लोगों की ज़रूरतों को वो इसलिए देखेगा ताकि उन ज़रूरतों को पूरा करके वो इंसान पैसा कमा सके, भलाई करके नहीं। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरत देख रहा है लोगों की भलाई करने के लिए, ज़रूरत को इसलिए देख रहा है ताकि पैसा कमा सके। दोस्तों हेगल ने एक बिजनेस मॉडल दे दिया यहाँ पे, तो ठीक है, हेगल क्या कहता है कि जिस चीज़ के लोगों की नीड है उस चीज़ की बिजनेस करूँ, धमाकेदार पैसा आएगा, हिलाकर पैसा आएगा, पैसे से घर भर जाएगा, नोटों की गड्डी पे सोओगे, ये कहता है दोस्तों हेगल, ठीक है। तो इस तरीके से हेगल का कहना है कि इंसान ज़रूरत को देखकर लोगों के लिए वही सामान बनाएगा जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिले, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये देख के नहीं कि लोगों की जरूरत पूरा करे तो भलाई हो सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इंसान सोचता। इंसान जब सिविल सोसाइटी में होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेनिफिट सोचता है, वो लोगों की ज़रूरतें अपनी बेनिफिट के लिए पूरा कर रहा होता है। दोस्त आप कौन देखो, मान लो कि डॉक्टर ही है, डॉक्टर कहते हैं दोस्तों भलाई के लिए है, भाई जो भलाई के लिए है तो क्यों भाई है, एक 2 रुपये की गोली भी वो 100 रुपये में दे रहा होता है। किसी के पास दोस्तों 80 रुपये भी है, 20 रुपये भी कम है, तो वो भी भगा देता, नहीं भाई नहीं है, मेडिकल वाले भगा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो बेची इसलिए रहा है क्योंकि मान लो कि मेडिकल वाला है, लोगों की नीड है, अब वो नीड का फायदा उठाएगा, फिर खूनी लुटेरे बन जाएगा, फिर आपसे पैसा काटेगा वो। यही होता है दोस्त, सेम यही तरीका है जो हेगल यहाँ पे बता रहा है। तो हेगल क्या कहता है कि ये प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसका सपोर्ट करता है ये, क्योंकि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ये इंसान की हैसियत को बताती है, एक सोशल स्टेटस को बताती है कि कोई इंसान समाज में क्या पोजीशन रखता है, ठीक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करता है कि निजी संपत्ति होनी चाहिए एक इंसान के पास। दोस्तों हेगल यहाँ पे कहता है कि निजी संपत्ति का व्यापक वितरण का समर्थन करता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट करता है कि सभी के पास होनी चाहिए। दोस्त ये एक ऐसी व्यवस्था का सपोर्ट करता है जिसका नाम है नाप तोल और गुण नियंत्रण। इसका मतलब क्या हुआ? वेट्स एंड मेजर्स, क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मान लो एक मार्केट है, मार्केट के अंदर क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन नहीं होगा, इन सब के लिए एक नियम होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके बेस पे मान लो कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक जुडिशरी भी होना चाहिए। दोस्त अगर ये सब है तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों क्या कर दिया आगे आने वाले थिंकर्स ने, और दोस्तों स्टेट कह दिया। क्या कह दिया था? मान लो
कि कॉन्ट्रडिक्शन है या कोई स्ट्रगल वगैरह है, तो उन सबको निपटाने के लिए, मार्केट को देखरेख करने के लिए दोस्त आगे आने वाले थिंकर जैसे होब्स वगैरह, रूसो, लोक ने उन सबको दोस्तों स्टेट कह दिया था। बट इन सभी को हीगल ने एक्सटर्नल स्टेट कहा है, बाह्य राज्य का है। बाह्य राज्य का मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखो हीगल यहाँ पे क्या कहता है ये सुनिए पहले आप। देखिए थॉमस होब्स, ठीक है, जॉन लोक के बाद से आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत बाह्य राज्य को ही सचमुच का राज्य मान लिया गया था। बट नागरिक समाज राज्य में दोस्तों अंतर होता है, ये अब भी बताएगा यहाँ पे। ये क्या कहता है दोस्त कि राज्य वो नहीं है, ठीक है, ये बोलता है कि जो राज्य है, बाह्य राज्य, ये वो राज्य है जो कि एक कह सकते हो कि इनविजिबल तरीके से इंसानों की रेगुलेट कर रहा होता है। बट इन्हीं को इसने आगे चल के थिंकर ने स्टेट मान लिया। अब दोस्तों ये क्या कहता है कि नागरिक समाज जो है और जो स्टेट है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे कि सिविल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इंसान स्वार्थ से काम करता है, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट के अंदर इंसान निस्वार्थ से काम करता है, ठीक है। अब स्वार्थ अगर नागरिक समाज के कंडीशन में है तो दोस्त इंसान को कोई इंसान जब स्वार्थ से काम कर रहा है तो वो कोई युद्ध में, कोई आर्मी में भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो देश की लड़ाई भी नहीं करेगा। अगर वो स्टेट में है तो इंसान निस्वार्थ से काम करेगा, वो आर्मी में भी ज्वाइन करेगा, तो वो टैक्स भी पे करेगा टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से वो स्टेट के में रहकर वो निस्वार्थ आदमी बन जाएगा। अब इस चार्ट के द्वारा समझाता है हीगल हमें, क्या कहता है दोस्तों हीगल के अनुसार परिवार, नागरिक समाज और राज्य की स्थिति क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ देखिए आप इस चार्ट में देखिए दोस्तों, वाद और प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद का दोस्तों मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हीगल कहता है वाद का मतलब है यहाँ पे परिवार, और परिवार का प्रतिवाद यानी कि दोस्तों जो एक्शन है उसका जो रिएक्शन होगा, मतलब कि इस एक्शन के बाद जो नया विचार निकल कर आएगा वो आएगा नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी। अब परिवार जो है दोस्त, इसके अंदर गुण होते हैं और इन्हीं गुण को मिलाकर एक राज्य बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है दोस्त कि जो परिवार होता है, यहाँ पे लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, आर्मी में दोस्तों ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और आपस में लोग मिलके जोड़ता है, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि नागरिक समाज क्या करता है, लोगों को आपस में जोड़ देता है। तो नागरिक फैमिली और सिविल सोसाइटी दोनों मिल जाते हैं आपस में तो एक स्टेट बनता है। जो फैमिली है वो दोस्तों पर्टिकुलरिस्टिक एल्ट्रुइज्म है, यानी कि दोस्तों इसमें पर्टिकुलर लोगों के लिए काम किया जाता है, यानी कि आप फैमिली आपस में मिलकर जो स्वार्थ होती है वो नहीं देखते और आपस में फैमिली के लिए काम करते हैं। बट जो ये है दोस्त नागरिक समाज, इसमें विश्वजननी स्वार्थवाद है, यानी कि यूनिवर्सल इगोइज्म है, यानी दोस्तों में इगोइज्म यानी कि ईगो के साथ काम करते हैं, यानी कि स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और दोस्त जब इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो संवाद होता है, इसके बाद मिलता है, बन जाता है एक स्टेट, ठीक है। अब जो स्टेट है वो क्या है, वो यूनिवर्सल ऑल्ट्रिज्म है, दैट मीन्स निस्वार्थ होकर काम करने वाला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है स्टेट जो सभी के भलाई के लिए काम करता है। इसके ऊपर कोई कानून नहीं है और राज्य से बड़ा कोई लॉ नहीं है, ये कहता है दोस्त कौन, हीगल। तो जो परिवार है उसको वाद कहता है ये, थीसिस फैमिली, नागरिक समाज को प्रतिवाद कहता है ये, और राज्य को संवाद कहता है ये, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है ना एंड सिंथेसिस, ये स्टेट है, ठीक है। इसी से मान लीजिए इसका रूप है स्टेट, यानी कॉन्वर्सेशन के बाद एक स्टेट बन पाया। किसके कॉन्वर्सेशन, फैमिली एंड सिविल सोसाइटी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास दोस्त, अगर जब इंसान फैमिली के रूप में एक रह रहा होता है तो उसकी एक कह सकते हो कि उसकी देशभक्ति राज्य के प्रति ये है कि वो टाइम टू टाइम टैक्स को पे करे और वो राज्य की सुरक्षा के लिए आर्मी को ज्वाइन करे, ठीक है। अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो समझ लो दोस्त कि वो बिना स्वार्थ के काम कर रहा है और वो एक राज्य का नागरिक है। अब दोस्त यहाँ पे क्या करता है कि ऐसा काम सिर्फ सिटीजन ही कर सकता है, एक राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए। दोस्तों हेगल की एक बुक है, कौन सी बुक है, फिलोसफी ऑफ राइट, जो कि 1821 में आई थी। इस बुक में ये कहता है ये मनुष्य को मनुष्य के नाते ही एक व्यक्ति माना जाता है, इसलिए नहीं कि वो यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, इसलिए नहीं, बल्कि वो एक राज्य में रहता है, ठीक है। और राज्य में रहने की वजह से दोस्त वो क्या है, एक यूनिवर्सल कह सकते हो कि सिस्टम में रह रहा होता है एक, और एक यानी कि सार्वजनिक एक व्यवस्था में रह रहा होता है, और जिसके वजह से राज्य में रहने की वजह से ही सभी लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इस जुड़ाव की वजह से ही एक समाज बनता है और इस समाज से एक राज्य बनता है। इसके बाद हम देखते हैं नागरिक समाज पर ग्रामसी के विचार। देखो ग्रामसी के द्वारा कहा गया जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, इसके अपने दायित्व होते हैं। एक देश के अंदर रहने के कारण की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति लॉयल होना और देश की सरकार से सवाल पूछना। इसलिए ग्रामसी ने कॉन्सेप्ट भी दिया है कल्चरल हेजेमनी का, यानी एक देश के अंदर किसी कल्चर का भी डोमिनेशन होना भी खतरा है क्योंकि उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसलिए ग्रामसी यहाँ पे कहते हैं कि नागरिक समाज में सिविल सोसाइटी तभी बनती है जिसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं और वो सवाल जवाब करते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, सोसाइटी में और पॉलिटिकल में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, तभी सिविल सोसाइटी एक अवेयर हो सकता है।
ये है ग्रामसी के विचार, पूरे आपको इसमें बता देना है ये। इस प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चन था आपको मैंने बता दिया, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो नोट्स है उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नोट्स को प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। एक बार नोट्स को पढ़ लेने के बाद, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से करके भी आ जाओगे। लेकिन प्लीज़ एक गलती मत करना, हर बार की तरह कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बस उसी को देख के चले जाते हैं। वो ये भी देखो, बट मैंने जो वीडियो पहले से अपलोड की हुई है एक बार हल्के में उसको भी देख लो, ताकि आपको कोई छूटे ना। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होता है, ये मास्टर्स लेवल की पढ़ाई है, एमए आप कर रहे हो, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपका, कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे आपका। तो जो पहले की अपलोडेड वीडियो है उसके प्लेलिस्ट के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, अपने पैर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।